अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वी आर मीटिंग आफ्टर अ वीक, ठीक है, ऑलमोस्ट अ वीक। लास्ट लेक्चर आई स्टिल रिमेंबर जो है वो सही प्रॉपर वॉइस की वजह से इशू हो रहा था और कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम था या जूम का प्रॉब्लम भी दोज डेज रहा है। अगर आप सब लोगों को मेरी आवाज़ सही आ रही है तो से यस, एज आई सी इन माई कनेक्शन एंड सॉफ्टवेयर जो जूम का है उसमें बिल्कुल सही जा रही है। होपफुली इंशाल्लाह आज सही रहेगी, कोई इशू नहीं होगा। अच्छा क्लास, अगर ओके, थैंक यू, थैंक्स वेरी मच। लास्ट का अगर चैप्टर का थोड़ा सा अगर हम रिव्यू करें तो हमने चैप्टर नंबर 8 है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। और चैप्टर आउटलाइन ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, प्लांट मेंटेनेंस, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एंड प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, ठीक है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है। इसको अलबत्ता रिवाइज कर लेते हैं और आगे हम आज पढ़ लेते हैं, ठीक है। कुछ जो है वो चैप्टर जो लास्ट का नहीं था वो मैं दोबारा से करवा दूंगा क्योंकि उसके अंदर काफ़ी आवाज़ ब्रेक हो रही थी और काफ़ी प्रॉब्लम था स्टूडेंट्स को। अच्छा, ऑपरेशंस हमने देखा, जो नीचे डायग्राम है दैट्स अ कंप्लीट डायग्राम ऑफ ऑपरेशंस, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स टू आउटपुट्स इन ऑर्डर टू ऐड वैल्यू, ये हमने देखा था ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड क्लास, जस्ट होल्ड रखें, बेयर विद मी फॉर 2 minutes। अच्छा जी, ऑपरेशंस हम देख रहे थे और उसमें हमने देखा था कि इनपुट को आप ट्रांसफॉर्म करते हैं आउटपुट के अंदर। एक टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोसेस सिस्टम होता है जहाँ पे मटेरियल्स आते हैं एज इनपुट, कंपोनेंट्स, लेबर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, प्रोसेस होता है और उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू आउटपुट। आउटपुट में क्या आता है, फिनिश गुड या एंड प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं, और जो कस्टमर की नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स को फुलफिल करता है, कस्टमर सेटिस्फाई होता है और एम्प्लॉयज़ भी आपके सेटिस्फाई होते हैं। सो दैट्स एन ऑपरेशन, ठीक है। और ऑपरेशन काफ़ी डिटेल में मैं बता चुका हूँ, हम देख भी चुके हैं। और मैंने एक जो गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया, फिर सर्विस से रिलेटेड सर्विस, एयरलाइन इंडस्ट्री की सर्विसेज की मैंने बात की, इंटरनेट सर्विसेज की बात है, तो वहाँ पे जो सारे ऑपरेशन जो है ना वो एक फ़र्क डालते हैं, दे मेक अ डिफरेंस। ऑपरेशन मैनेजमेंट, अगेन आई ऑलवेज रेफर बैक टू दिस कंप्लीट इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट की डायग्राम को। इस ओवरऑल सारे प्रोसेस को मैनेज करना इज नोन एज ए ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। रेफर्स टू एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एंड डिलीवर अ प्रोडक्ट और सर्विस। It includes purchasing, warehouse, and transportation. That's not limited to purchasing, warehousing, and transportation. That includes all of the things. Even you are procuring, finding a supplier, uh, uh, innovating your machinery or purchasing a new machinery, and how to distribute towards the customer. And these all things are as in the operations management. अच्छा, ऑपरेशन स्ट्रेटजी, उससे पहले हमने स्ट्रेटजी को देखा, स्ट्रेटजी क्या होती है, ठीक है। ये बिगर पिक्चर के अंदर हम कहते हैं इसको ईगल्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू स्ट्रेटजी है, जिसके अंदर आप ओवरऑल कंपनी की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि कंपनी ने किस सिमत की तरफ जाना है। लेकिन लिटरली मीनिंग क्या है, इसकी प्लानिंग है, और किस चीज़ की प्लानिंग, वेयर वी आर, वेयर वी वांट टू बी एंड हाउ वी गेट देयर, ठीक है। ये स्ट्रेटजी है, और स्ट्रेटजी अगर हम बताएं तो स्ट्रेटजी इज अ प्लान। ऑपरेशन स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट
कि आप श्योरली आपके ऑपरेशन जो है वो अलाइन होने चाहिए आपके कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से, मिशन से और विजन से, ठीक है। कंपैटिटिव एडवांटेज आप गेन करते हैं थ्रू सुपीरियर ऑपरेटिंग कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स रिसोर्सेज। आपने अपने रिसोर्सेज को कैसे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज करना है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो आपको फिर कंपैटिटिव एडवांटेज देता है, गेन करता है। कंपैटिटिव फैक्टर्स, ठीक है, अगेन वही बात है, कंपैटिटिव एडवांटेज कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप अपनी ऑपरेशंस को एफिशिएंट करते हैं, ठीक है। कंपैटिटिव फैक्टर्स में ये सारे हम देख चुके हैं, दो मैं दोहरा भी चुका हूँ। लो प्राइस है, अगर आप लो प्राइस है तो आपने ऑपरेशन ऐसे करने हैं कि आपकी कॉस्ट कम से कम आए। क्वालिटी प्रोडक्ट है तो आपका कॉस्ट के ऊपर एम्फसाइज नहीं होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर होगा। फास्ट डिलीवरी है, जैसे हमने मैकडोनल्ड की देखी, तो आपने स्पीड ऑफ ऑपरेशंस को देखना है। रिलायबिलिटी है कोरियर सर्विस की, कि आपका कोरियर जो है वो लॉस ना हो, घूमे ना, पैकेज टूटे ना और टाइम के ऊपर पहुंच जाए, दैट्स अ रिलायबिलिटी। सो ये डिफरेंट कंपैटिटिव फैक्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पर्पस होता है, जो उसका पर्पस है, जो स्टेटेड है उसके मिशन के अंदर, आपने उसी के अकॉर्डिंग अपनी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी को अलाइन करना है, ठीक है। लो प्राइस है तो अपने कॉस्ट रिड्यूस करनी है, हाई क्वालिटी है तो आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी देनी है, कॉस्ट पे कंप्रोमाइज आपने करना है। बेशक महंगी चीज़ हो, लेकिन आपके महंगे स्पेयर पार्ट्स हो, लेकिन आपने क्वालिटी को इंक्रीज करना है। फास्ट डिलीवरी जैसे मैकडोनल्ड फास्ट फूड्स हैं, मैकडोनल्ड की एग्जांपल दिए तो आपने ऑपरेशंस को, मैकडोनल्ड, केएफसी, हार्डीज, ठीक है, इन सब का एम्फसाइज किसके ऊपर होगा, कैसे उन्होंने फास्ट डिलीवरी देनी है अपने प्रोडक्ट की। रिलायबिलिटी, कोरियर सर्विस की रिलायबिलिटी। कस्टमर स्पेसिफिकेशन, कस्टमाइज करें आप अपने प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। टाइमिंग और डिलीवरी ट्रेनिंग कंपनी की यहाँ पे, और कस्टमर स्पेसिफिकेशन में मैंने डेल की एग्जांपल दी थी, ठीक है। मिन्सबर्ग की इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन हम देख चुके हैं, स्ट्रेटजी के अपेक्स है, मिडिल लाइन है, ऑपरेटिंग कोर है, टेक्नो स्ट्रक्चर है और सपोर्टिंग स्टाफ है। ऑपरेटिंग कोर क्योंकि यहाँ पे बता रहा है मिन्सबर्ग इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के 5 पार्ट्स हैं, तो जो लोग ऑपरेशंस के अंदर इन्वॉल्व हैं वो ऑपरेटिंग कोर है। स्ट्रेटजी के अपेक्स जो फॉर्मुलेट स्ट्रेटजी बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, और जैसे कि स्ट्रेटजी की डेफिनेशन मैंने बताया था और यहाँ पे मैंने फर्दर एक्सप्लेन किया कि कंपनी ये आइडेंटिफाई करती है कि हम किस बिजनेस के अंदर हैं, किस नए बिजनेस में हम जाना चाहते हैं, किस मार्केट में, किस नई मार्केट के अंदर है, वो कौन डिफाइन करता है, स्ट्रेटजी के अपेक्स। वो ऑपरेटिंग कोर का काम नहीं है, क्यों, उनका लेवल वो नहीं है, उनका लेवल ऑपरेशंस तक है। स्ट्रेटजी के अपेक्स का लेवल है कि उन्होंने फ्यूचर डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है कि कंपनी ने के किस सिमत की तरफ जाना है। मिडल लाइन, दीज आर द ब्रिज बिटवीन स्ट्रेटजी के अपेक्स एंड ऑपरेटिंग कोर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि मिडिल लाइन जो है स्ट्रेटजी के अपेक्स जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, मिडिल लाइन का होता है कि वो इम्प्लीमेंट करें और उस इम्प्लीमेंटेशन में ऑपरेटिंग कोर वाले उनकी हेल्प करते हैं, और मिडिल लाइन वाले क्या ऑर्डर्स फर्दर पास करते हैं और मॉनिटर करते हैं और सुपरवाइज करते हैं एक चेंज को, एक स्ट्रेटजी को, एक ऑपरेशन को। टेक्नो स्ट्रक्चर, एचआर मैनेजर और अकाउंटेंट इसके अंदर इन्वॉल्व है। सपोर्ट स्टाफ, कैटरिंग सर्विसेज हमने देखा था, लीगल एडवाइस, इन्वेस्टर रिलेशन, दीज आर ऑल द सपोर्ट स्टाफ। स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस, जैसे हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं कि मिशन के नीचे आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी और फिर क्या है, ऑपरेशन स्ट्रेटजी। तो आपकी ऑपरेशन स्ट्रेटजी ओवरऑल आपकी स्ट्रेटजी से अलाइन होनी चाहिए, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी से, और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जो है वो आपके मिशन एंड विजन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक हो गया। स्ट्रेटजी डिसीजन इन ऑपरेशन, न्यू प्रोडक्ट है, न्यू सर्विसेज है, न्यू प्रोडक्शन है, वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी है, ठीक है। आपके सारे जो ऑपरेशंस के अंदर जो डिसीजन है वो स्ट्रेटजिक इन नेचर होके होने चाहिए। न्यू प्रोडक्ट है तो आपने इनोवेट करना है या टोटल न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना है, या फिर आपने कंपैटिटर्स को कॉपी कर देना है। इसी तरह सर्विसेज के बारे में भी है, प्रोडक्शन के बारे में भी है। स्ट्रक्चरिंग वर्कफोर्स, आपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर इट्स अ टिपिकल हायरार्किकल स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है। कैपेसिटी फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेटजी, ठीक है। कार फॉरकास्ट टू रिएक्ट टू डिमांड, ठीक है, आपके प्लांट के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि नहीं है, ये वो क्वेश्चन जो इसके अंदर आते हैं। जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट फुलफिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये वो सारी है जो कि इसके अंदर आती है, ठीक है।
और आपने कैसे एफिशिएंट और इफेक्टिवली अपने करंट जो है वो प्लांट की कैपेसिटी को यूज़ करना है। फैसिलिटीज़ इम्प्रूवमेंट, हाउ मेनी लोकेशंस, इसमें मैंने वो एग्जांपल दी थी आपको, इफ़ यू रिमेंबर। जो पाकिस्तान के रिचेस्ट पर्सन है शाहिद खान, इज़ बिलियनियर इन अमेरिका, ठीक है। और शाहिद खान ने जिस तरह अपनी फैक्ट्री को जो बिजनेस उसका टोयोटा से कॉन्ट्रैक्ट होते रही, पहले अमेरिका की एक स्टेट में कॉन्ट्रैक्ट हुआ 72 में, 74 के अंदर उसके पूरे अमेरिका में टोयोटा से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। गाड़ियों के बम्पर, जो भी गाड़ी का जो भी मॉडल बनेगा उसके बम्पर जो है वो शाहिद खान की फैक्ट्री देगी। तो इसके बम्पर के अंदर इसने इनोवेशन की थी और फिर 78 के अंदर इसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया पूरी दुनिया के अंदर जो टोयोटा के बम्पर्स हैं उनको शाहिद खान की फैक्ट्री जो है प्रोवाइड करेगी। तो पूरी दुनिया का 78 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो शाहिद खान कहता है कि हमें फर्दर और फैसिलिटीज़ और प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ लगानी पड़ी पूरी दुनिया में। इसी तरह टाटा नैनो की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, 96 में आइडिया आया था, 2001 में लॉन्च की थी और इनकी डिमांड इतनी इंक्रीज हो गई थी कि टाटा नैनो को जो है इंडिया के अंदर बाकी जगहों पे भी और अपनी प्रोडक्शन फैक्ट्रीज लगानी पड़ी थी और इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में आ गया था ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ठीक है, जब इन्होंने नैनो लॉन्च की। सप्लाई स्ट्रेटजी आपने एक से लेनी है या एक से ज़्यादा से लेनी है, दैट्स अ सप्लाई स्ट्रेटजी एंड इन्वेंट्री लेवल, आपने कितना स्टॉक रखना है, कितनी इन्वेंट्री रखनी है, ये सारा उससे रिलेटेड है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन हमने देखे थे, ठीक है। बिलीव के यहाँ से हमने लास्ट फिनिश किया था या स्टार्ट किया था हमने, इसको दोबारा से देख लेते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, 3 प्रोडक्शन मेथड है, ठीक है। जो 4 टाइप्स ऑफ मेथड्स है, 4 पॉइंट है आपके चैप्टर का, ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना होना। हमने 3 ही देखे थे, जॉब मेथड था, बैच मेथड एंड फ्लो मेथड है। 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन है। जो ऊपर 4 डॉट टाइप्स लिखा हुआ है तो ये 4th टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 8 का। जॉब मेथड, द कंप्लीट टास्क इज परफॉर्म बाय अ सिंगल वर्कर और अ टीम, ठीक है। माइलस्टोन्स, डेट्स एंड स्टेजेस ऑफ ए जॉब आर क्लियरली डिफाइंड। इसके अंदर एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा, जब आप सैलून के अंदर जाते हैं तो एक आदमी आपकी पूरी कटिंग करता है बालों की, दैट मेथड इज नोन एज ए जॉब मेथड। हर ये बिजनेस के साइज और बिजनेस की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज करते हैं, ठीक है। एक प्लम्बर है और एक प्लम्बर ने अगर फिक्स करना है, इसमें देखें अ सिंगल वर्कर और अ टीम, एक अगर प्लम्बिंग करनी है उन्होंने एक लाइक वॉशरूम की, तो 2 आदमी हैं और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी है कि इन्होंने इस वॉशरूम की प्लम्बिंग करनी है। तो सिंगल वर्कर या टीम जो है उस कंप्लीट जॉब को फिनिश करेंगे, सब कुछ लगाने से और इंस्टॉल करने में और फिक्स करने में, चाहे वो नलके लगाना है, चाहे वो वॉश बेसिन लगाना है, चाहे वो कमोड लगाना है, चाहे वो मिरर लगाना है, चाहे वो पाइप्स लगाने हैं, शावर लगाना है, दैट इज अ जॉब मेथड। इसमें कंप्लीट टास्क एक आदमी या पूरी एक टीम परफॉर्म करती है, लाइक प्लम्बर्स एंड हेयर कटिंग का मैंने बताया। नेक्स्ट बैच मेथड है, ठीक है। पार्ट्स और ऑपरेशंस के अंदर जो है वो बैच होता है। इसके अंदर एग्जांपल से अगर मैं स्टार्ट कर लूँ तो एग्जांपल है, जैसे आप बेकरी के अंदर देखते हैं एक टीम होती है, ये एक आदमी होता है जो पूरी ट्रे है और एक ट्रे के अंदर 5 या 6 आते हैं बंस, और वो उसका काम है वो बंस रखते जाना। नेक्स्ट पर्सन, उसका क्या काम है उन सारी ट्रे को उठाना और ओवन के अंदर रखते जाना। लाइक बिग बेकरी या कन्फेक्शनरी के अंदर देखें तो दीज आर बिग ओवंस, बड़े बड़े ओवंस होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर वो 8, 10, 12, 14, 20 तक भी आते हैं और वो 20 ट्रे जो है वो उसमें रख रहा है। तो एक का काम है बंस रखना, दूसरे का काम क्या है ओवन के अंदर उनको डालना, तीसरे का काम है उसको निकालना, और जो चौथे का काम है, ठीक है, उन बंस को कुक हो गए तो उनको पैक करते जाना, पैकेजिंग करना। दीज आर द बैच मेथड, जिसमें ब्रेड बंस डिफरेंट काइंड्स इसमें आती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर वो क्या कहता है कि अब बैच मेथड में ये होता है कि सेम या सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं लेकिन फैसिलिटी सेम होती है। अब उसी ओवन के अंदर और वही टीम है, जब बंस बना लिए उन्होंने तो अब क्या बनाना है, उन्होंने ब्रेड्स बनानी है, ठीक है। अब जब बंस हो गए, आज सुबह के 3 घंटे उन्होंने बंस बनाए, अब बाकी 3 घंटे वो ब्रेड्स बनाएंगे, फिर 3 घंटे वो रस बनाएंगे। दिस इज रियली सेम बैच मेथड, अगर आप इसको डिटेल में भी स्टडी कर लें
और फर्दर देख ले, आपकी बुक में से देख ले, तो दैट्स द मेथड ऑफ बैच, जिसके अंदर वो ऑथर कहता है कि आप सेम रिसोर्सेज, ओवन आपका सेम है, लेबर आपकी सेम है, लेकिन आप क्या है उन सेम लेबर और सेम मशीनरी को यूज करते हुए मल्टीपल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं और बैच में आप काम करते हैं। ठीक है, द टास्क इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स और ऑपरेशन, वही डेफिनेशन आ गई। एक ट्रे में बन रखता जा रहा है, दूसरा उस ट्रे को उठा के ओवन में प्लेस करता जा रहा है। ठीक है, तो टास्क डिवाइड हो रही है पार्ट्स और ऑपरेशन में, और फिर वही अगर ओवन वाला निकालता है नहीं तो तीसरा आदमी ओवन से निकालता है, और चौथा आदमी या दो आदमी बैठे हुए जो उनकी पैकेजिंग करते जा रहे हैं, उनको बैग्स में डालते जा रहे हैं। ये बैच मेथड है। Each operation is completed through the whole batch before the next operation is performed. एक खत्म होता है, एक आदमी ट्रे में रखेगा तो नेक्स्ट वाला उठा के उसको ओवन में रखेगा। जब ट्रे में उसको मिलेंगे नहीं तो नेक्स्ट वाला अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है उसमें प्रोडक्ट में हैव सेम और सिमिलर प्रोडक्ट फैमिली, एक या सेम प्रोडक्ट फैमिली के अंदर वो ऐड होते हैं, और इसके अंदर बात वही आती है कि आप सेम या सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाते हैं बाय यूजिंग द सेम मशीनरी एंड सेम लेबर, जो कि उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है उस मशीनरी के अंदर कि वो मल्टीपल चीज़ें या सिमिलर टाइप की प्रोडक्ट फैमिली की चीज़ें बना सके। और जो बेकरी की है वो आपको बिल्कुल एग्जांपल जहन में बैठ रही होगी कि उसके अंदर ऐसे ही होता है कि एक ओवन के अंदर, ठीक है, या जो ट्रेडिशनली भट्टी चलती थी उसके अंदर आप बंस भी बनाते हो, ब्रेड भी बनाते हो, रस भी बनाते हो, केक रस भी बनाते हो। तो ये प्रोडक्ट फैमिली है, डिफरेंट चीज़ें आप एक ही बेकरी के अंदर बनाते हैं। ये मेथड क्या कहलाता है? बैच मेथड। और टास्क डिवाइडेड होती हैं, पार्ट्स ऑफ ऑपरेशन, एक कंप्लीट होता है तो फिर नेक्स्ट ख़त्म होता है। बंस रखे ट्रे में, उसने फिर ओवन में रखे, ओवन से निकाले, जब निकलेंगे तो पैक होंगे और अनकुक्ड पैक नहीं होते। अच्छा, अब ये सारा काम 3 घंटे बाद खत्म हो गया। अब क्या हो गया? ब्रेड्स का बैच स्टार्ट हो गया। अब 3 घंटे प्रोडक्शन किसकी होगी? ब्रेड्स की होगी। तो दिस इज द बैच मेथड। Next, a flow method. There are different types of production process. This is the same as batch method, but ideal production and batch queuing is eliminated here. Batch queuing जो है, वेट करना, क्यू लग जाना, इसमें एलिमिनेट होता है। कार प्रोड्यूस्ड ऑन कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, देखिए अगर आपने शायद वीडियो ही देखी हो, इसके अंदर ऐसा होता है कि प्रोडक्शन जो है कन्वेयर बेल्ट के ऊपर होती है, चीज़ें जाती हैं। ये 1905 के अंदर हेनरी फोर्ड ने निकाला था। पहले ऐसा होता था, चीज़ें स्टैटिक पड़ी होती थी, गाड़ियाँ स्टैटिक खड़ी हुई होती थी और लोग मूव करते थे, वर्कर मूव करते थे। एक वर्कर आया, खड़ा हुआ, उसका काम है गाड़ी का टायर लगाना। वो आएगा, टायर लगाएगा और वो फिर पैदल चल के आगे चला जाएगा दूसरी गाड़ी पे जो उस बेल्ट के ऊपर मौजूद है। ठीक है, और वो अगली गाड़ी के टायर लगाएगा। जो पीछे वाला आदमी है वो पीछे वाली गाड़ी के अब दरवाजे लगा रहा होगा। ठीक है, या दरवाजे से अंदर पहले उसने डैशबोर्ड लगाना है तो वो डैशबोर्ड लगा रहा होगा। फिर जब आगे वाला आदमी नेक्स्ट गाड़ी से फारिग हो जाएगा, उसका टायर लगा लेगा, तो ये जो इस गाड़ी से डैशबोर्ड लगा के फ्री हो जाएगा, तो वो फिर नेक्स्ट गाड़ी की तरफ चल के आगे चला जाएगा जो कि कुछ फासले पे पड़ी होगी। ये पहले मेथड यूज होता था। 1905 के अंदर हेनरी फोर्ड ने जो रेवोल्यूशन लेके आया इसके अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, जैसे जेफ बेजोस को आजकल इंफॉर्मेशन एज का जो है वो किंग कहलाते हैं, या उसको कहते हैं कि ही इज अ हेनरी फोर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एज, जेफ बेजोस। ठीक है, टेक्नोलॉजी के अंदर वो जेफ बेजोस जो है वो तब्दीली लेके आया है, और वो उसी तरह हेनरी फोर्ड है जिस तरह हेनरी फोर्ड प्रोडक्शन के अंदर या फिर फैक्ट्री के अंदर जो रेवोल्यूशन लेके आया था। उसने क्या किया था कि आदमी स्टैटिक खड़े रहे और कन्वेयर बेल्ट मूव करे। आदमी सिर्फ खड़ा है, पैदल चल के आगे नहीं जा रहा, अपनी जगह पे खड़ा है, और जो बेल्ट के ऊपर गाड़ियां मूव होती हुई आगे आ रही है। और फिर उसके अंदर वो जिसका काम है टायर लगाना, उसने टायर लगा दिया, गाड़ी आगे मूव हुई। आगे जो आदमी खड़ा है उसका काम है डैशबोर्ड लगाना है, तो वो अब उस पर क्या करेगा? डैशबोर्ड लगाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट का काम है सीट्स लगाना, वो सीट्स लगाएगा। नेक्स्ट का काम है आप दरवाजे फिक्स करना, वो दरवाजे लगाएगा। तो अब इसके अंदर फ्लो मेथड में बेल्ट मूव करती रहती है और इसके ऊपर प्रोडक्ट्स जो हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। अब तो वैसे अगर लेटेस्ट देखा जाए तो कैड और केम है, रोबोट्स ये सारे काम करते हैं, बट स्टिल फ्लो मेथड यूज होता है। रोबोट्स अपनी जगह पे खड़े हैं, गाड़ी आती है और रोबोट्स फिक्स कर रहे हैं सारी चीज़ें उसके अंदर, ठीक है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग टोटल यूज़ हो रही है, जहाँ पे फुली ऑटोमेटेड प्लांट है और जो गाड़ियाँ और बाइक्स और ये चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। बट दिस इज़ द फ्लो मेथड जो कि यूज़ होता है। अब ये यूज़ होता है कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ठीक है। ये हमने सैब्रो में, हुमक मॉडल टाउन में सैब्रो टेक्नोलॉजीज विजिट किया था। एसी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी फ्लो मेथड एंड बैच मेथड दोनों यूज़ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो कुछ बैजेस के अंदर एसी के जो आउटर है उसके ऊपर पेंट होता है, जब पेंट फिनिश होता है, पेंट ड्राई होता है, तो फिर जाके वो एसी के ऊपर फिक्स होता है, आउटर लगता है। लेकिन एसी की जो प्रोडक्शन है इंटीरियर, वो फ्लो मेथड के ऊपर यूज़ होता है। वो बेल्ट इसी तरह मूव होती है और उसके एसी की जो है वो इंटीरियर की प्रोडक्शन उसमें होती है। तो कुछ बैच मेथड और कुछ फ्लो मेथड उसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। पेप्सिको के अंदर हमने विजिट किया। पेप्सिको अगेन हुमक मॉडल टाउन में है, बिल्कुल करीब में ही है। उसके अंदर भी फ्लो मेथड यूज़ होता है टोटली। और पेप्सिको इज़ अ वेरी ऑटोमेटेड फैक्ट्री जिसके अंदर मोस्टली ऑटोमेशन है। इवन हम शॉप फ्लोर पे भी विजिट नहीं कर सके थे, हमने ऊपर से शीशे लगे हुए थे और वहाँ से देख रहे थे। उनका इतना ऑटोमेटेड प्लांट है जिसके अंदर वो उनको जो है वो विजिट करवाते हैं, ठीक है। विजिटर्स को भी विजिट कराते हैं। लेमन माल्ट, पीच माल्ट, इसके प्लांट को हमने विजिट किया। उसका भी फ्लो मेथड है, आपकी चीज़ें एक जगह पे खड़ी होती है, ठीक है। वर्कर्स खड़े हैं और बॉटल्स जा रही हैं, बॉटल्स फिल हो रही हैं, वहाँ पे टोटली फिलिंग मशीन कर रही थी। फिर आगे स्टिकर्स लग रहे हैं उन बॉटल्स के ऊपर। लास्टली जो मैनुअल था, जब वो बन जाती थी तो आगे लेबर फिर इन्वॉल्व होती थी और वो उठा के उनको बॉक्सेस के अंदर पैक करती थी। तो दीज आर फ्लो एंड बैच मेथड्स बीइंग यूज्ड, ठीक है। हतार के अंदर हमने विजिट की, हतार वुलन, उसके अंदर टोटली बैच मेथड था। उसके अंदर हर एक मशीन जो है, कुछ मशीन ऑटोमेटेड थी, कुछ मैनुअल थी। उसके ऊपर एक काम होता था, जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि धागा बनेगा, वो इवन न्यूजीलैंड से इसकी वूल इंपोर्ट करते थे, शीप की, और वूल पड़ी होती थी। क्योंकि ये हमने यहाँ पे रावलपिंडी के अंदर भी पिशावर रोड के ऊपर हमने राहत वुलन भी विजिट किया। हतार और राहत वुलन दोनों, हतार जो है वो हतार के अंदर थी। ये दोनों धागा बनाने से लेकर एंड तक शॉल्स, बिलेट और स्नूकर का कपड़ा और कोट का कपड़ा बनाती थी। राहत जो है वो कोट का कपड़ा बनाती थी और बिलियर्ड और स्नूकर का जो ग्रीन कपड़ा है वो बनाती थी। और चादरें जो शॉल्स होती हैं फीमेल और मेल की चादरें, वो ये राहत वाले बनाते थे। हतार वाले जब हमने विजिट किया तो उस टाइम वो चादरें ही बनाते थे। इनका एक बैच मेथड है। अगेन पहले वूल है, वूल की हमने वहाँ पे धुलाई भी देखी। धुलाई होने के बाद फिर खुश्क होता है, जो पहले धुलाई होगी बैच में, वो ख़त्म होगा बैच तो फिर खुश्क होगा। उनके पास स्पिनर पड़े हुए थे, लाइक आप कह सके जिस तरह वॉशिंग मशीन का स्पिनर है, लेकिन दो स्पिनर वार लाइक 15 बाय 15, 15 बाय 15 फुट के बड़े स्पिनर थे जिसमें वूल ड्राई होती थी। ड्राई होने के बाद फिर उसके बाद उस वूल की जो है वो ड्राई और साथ सफाई और उसको जो है वो बिल्कुल रेशे रेशे में करते थे। फिर वहाँ से जब ये प्रोसेस ख़त्म होता था तो फिर उसका धागा बनता था। जब धागा बन जाता था तो वो धागा जब फिनिश होता था, नलकियों पे चढ़ जाता था, उसके बाद फिर उसकी चादर बनती थी। तो यहाँ पे जो मेथड था राहत के अंदर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये सारे मेथड्स डिपेंड करते हैं आपके नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर। पेप्सिको के अंदर फ्लो मेथड है जिसके अंदर कन्वेयर बेल्ट है और बेल्ट के ऊपर एक स्मॉल जो है वो बॉटल्स बनने से लेकर उसकी पैकेजिंग तक और उसके बाद स्टिकर लगने तक और उसके जो है वो 6 बॉटल्स के 1.5 लीटर के जो पैलेट पैक होते हैं उन तक, वो सारा उनका जो है वो एक फ्लो में जाती थी। और जब फ्लो में फिनिश होती है तो आखिर में
बैच होके वो पैलेट्स में बन के फिनिश प्रोडक्ट वहाँ पे निकालते हैं। लेकिन जब राहत वुलन की आपको बात की है, हतार की बात की है, तो उसमें सारा काम बैच में हो रहा है। एक बैच फिनिश होता था तो फिर उसके बाद नेक्स्ट बैच स्टार्ट होता था। इन्हीं फैक्ट्रीज, इन्हीं मशीनरी के ऊपर वो चादर भी बनाती थी, जो जेंट्स चादरें हैं, गर्म चादरें, वो बनती थी। जब इनकी चादरों की डिमांड आज फुलफिल होगी ऑपरेशन में, तो अब उन्होंने कोट का कपड़ा बनाना है, तो फिर वो उन्हीं मशीनरी के ऊपर कोट का कपड़ा बनाते थे। लेकिन धागे से लेकर इवन वूल उनकी पड़ी हुई थी जो न्यूजीलैंड से आती है। हमारा क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान के अंदर लैम वूल नहीं यूज होती, तो उन्होंने कहा नहीं, जो न्यूजीलैंड की है कुदरती तौर पे है, उनकी वूल जो है वो अच्छी होती है जो न्यूजीलैंड में, क्योंकि उनके वेदर की वजह से, उनकी जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से वहाँ की जो वूल है वो बहुत बेहतर है। ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर भी अगर डिफरेंट, अभी आगे कुर्बानी आ रही है, कुछ बड़े जानवर हैं जिनकी खाल जो है वो कुछ इलाकों की बहुत बेहतर है और कुछ इलाकों की बेहतर नहीं होती है। ये जो जानते हैं उनको पता होगा, इसकी डिटेल में फर्दर नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो ये है, तो ये डिफरेंट फ्लो मेथड और बैच मेथड, ठीक है, और जॉब मेथड्स यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बिजनेसेस। डिफरेंट बिजनेसेस मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और कुछ के अंदर मिक्सचर ऑफ ऑल द थ्री चलता है, ठीक है। उसमें बैच मेथड भी चलता है, फ्लो मेथड भी चलता है, एंड जॉब मेथड भी चलता है। ये फैक्ट्रीज के अंदर यूज हो रहे हैं। लेकिन जो टिपिकली और जो 80% जैसे लेमन मार्ट एंड पीच मार्ट को भी हमने विजिट किया, उसमें फ्लो मेथड 80% यूज हो रहा था। पेप्सिको के अंदर जहाँ पेप्सी बनती है वहाँ पे फ्लो मेथड यूज हो रहा था। टॉप्स जूस में फ्लो मेथड यूज होता है। इवन गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, यहाँ पे तो विजिट नहीं किया, वो विजिट इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर विजिट किया निसान कंपनी। निसान कंपनी का यही था कि वहाँ का फ्लो मेथड भी, वहाँ पे गाड़ियों के कन्वेयर बेल्ट मूव कर रही है, आदमी स्टैटिक है और फ्लो मेथड उसके अंदर यूज होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट है। हतार के अंदर बैच है टोटली, रावल के अंदर बैच है। अब सरहद फ्लोर और हमने रावल फ्लोर भी विजिट किया, उसके अंदर अगेन बैचेस में काम होता है, एंड ऑल दो इन अ फ्लो भी। तो ये सारे डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि प्रोडक्शन के हैं, डिफरेंट फैक्ट्रीज के अंदर और डिफरेंट कंपनीज के अंदर ये मेथड्स यूज होते हैं, एंड स्टिल इन यूज। ये हाल ही है, ऐसा नहीं कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, नहीं, स्टिल बिजनेसेस के अंदर ये टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, प्लांट मेंटेनेंस ये डिपेंड करता है सारे प्लांट के ऊपर, ये क्या रेगुलेशंस हैं। मैं आपको बताता चलूँ, सबसे ज़्यादा जो है ये आपकी उसी मशीनरी के ऊपर जो मैन्युफैक्चरर है उसका एक यूज़र मैनुअल मिलता है, ठीक है, जिसको उर्दू में हम किताबचा कहते हैं। उस यूज़र मैनुअल के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि आपने इस प्लांट को कैसे मेंटेन करना है और कब कब आपने इसको यूज़ करना है। इसकी मेंटेनेंस के बारे में, जैसे हफीज़ ऑयल इंडस्ट्री, इनका एक ब्रांड है लतीफ़। हफीज़ ऑयल इंडस्ट्री में हमने, ये हतार के अंदर है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और ये ऑयल एंड घी बनाते हैं, ठीक है। इनकी जो प्रोडक्ट की मेंटेनेंस थी, बाय द बुक अगर आपको बात करेंगे, क्योंकि जो हमें विजिट कराते हैं वो तो, जब हमें विजिट कराते हैं तो बाय द बुक चलते हैं कि हमारी इस फैक्ट्री या इस प्लांट की मेंटेनेंस के क्या जो है वो आप कह सकते हैं पॉलिसी क्या है, कितने घंटे बाद होती है। तो इनके एक वो थे जिसके अंदर से वो ऑयल निकालते हैं, ठीक है, इट्स अ डिटेल प्रोसेस। और उसमें जो जिनसे वो ऑयल रिस्क के बाहर आता है वो फिल्टर्स होते हैं, इफ आई वुड से फिल्टर हैं। तो ऐसा जैसे टाट का कपड़ा, ये एक मोटा खेस का कपड़ा होता है लिटरली, उस तरह का वो कपड़ा है, और उससे वो फिल्टर होके जो है वो चर्बी उससे
अच्छा क्लास, सॉरी नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू वेट। आई बिलीव प्लांट मेंटेनेंस पे ही थे जब वॉइस ब्रेक हुई है। इफ दैट्स द केस जस्ट सिंपली टेल मी कि प्लांट मेंटेनेंस पे ही है, क्योंकि सम टाइम इट्स स्लाइड डिले के बाद आता है कि नेट डिस्कनेक्ट हो गया। 30-40 सेकेंड्स बाद पता लगता है आपको कि नेट इज डिस्कनेक्ट। अच्छा, प्लांट मेंटेनेंस की मैं बात करते हैं, डिफरेंट प्लांट्स की बात करते हैं, और मैंने हफीज ऑयल इंडस्ट्री की बात की जिनका ब्रांड नेम है लतीफ़, वन ऑफ द पॉपुलर ब्रांड नेम, वरना और काफ़ी भी उनके ब्रांड्स हैं। लतीफ़ ऑयल वाले जो हैं उनके प्लांट के मेंटेनेंस की मैं बात कर रहा था कि जो उनके फिल्टर्स हैं उनकी मेंटेनेंस जो है वो दैट रिक्वायर्स जो है वो 24 आवर्स के बाद उसको जो है आपने मेंटेन करना है, ठीक है। सो यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर एक ब्रांड है जो कि लॉन्च हुआ नया, और ये मास्टर फ्रेंचाइज है। इसके सिस्टम को हम स्टडी कर रहे थे और ये रिसेंट है, लास्ट ईयर की बात है। क्योंकि मोस्टली जो है वो फ्रेंचाइजर बड़े बड़े जैसे मैकडोनल्ड, KFC, इनका बिजनेस मॉडल ये चलता है कि ये किसी भी मुल्क के अंदर एक मास्टर फ्रेंचाइज एक पार्टी को देते हैं और फिर वो उसके पास ऑथराइजेशन होती है कि वो सब फ्रेंचाइजीज उस कंट्री के अंदर दे सके, ठीक है। इनको मास्टर फ्रेंचाइज मिली है और ये आइसक्रीम की शॉप है, आइसक्रीम्स बनाते हैं। साथ साथ इन्होंने, क्योंकि एज ए मास्टर फ्रेंचाइज है तो प्रोडक्शन यूनिट भी लगाना था, ताकि जब सब फ्रेंचाइजीज दें तो उनको यहाँ से आइसक्रीम बना के दें, जिनके मोस्टली जो कोर है वो आइसक्रीम है और उसकी क्वालिटी और उसके टेस्ट है और उसके डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, जो कि फ्रेंचाइजर चाहता है कि मास्टर फ्रेंचाइज के पास खुद हो और वो होल्ड करे और वही बना के दे। अगर अब इस कंट्री के अंदर वो आए हैं तो इन्हें प्रोडक्शन यूनिट तो चाहिए जहाँ पे उनकी आइसक्रीम प्रोड्यूस हो सके। सो उनकी जो मेंटेनेंस की थी, उनकी बाय द एंड ऑफ द डे जब भी उनका कोई भी बैच खत्म होता था, अगर आज उन्होंने 6 घंटे के अंदर अपने 2 दिन के स्टॉक कर लिया आइसक्रीम, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो एवरी प्लांट के हर प्रोडक्शन के बाद उसकी कंप्लीट मेंटेनेंस लाजमी है, क्योंकि ये वो बिजनेस ऐसा है जिसके अंदर कोई चीज़ अगर इनमें रह जाए और इन्होंने अब आज 6 बजे फिनिश किया है तो कल सुबह 9 या 10 बजे दोबारा स्टार्ट करनी है, तो वो रस्ट कैच करती है, उसके अंदर जो है वो जंग लग जाता है। तो दैट्स वाई इनकी जो प्लांट की मेंटेनेंस है, दैट वाज अ स्मॉल प्रोडक्शन प्लांट जो कि इनकी आइसक्रीम्स बनाता था। तो इनकी मेंटेनेंस जो है वो डिपेंड करती है कि वो आफ्टर एवरी बैच, हर बैच जो ही ख़त्म हो, पूरी सारी मशीनरीज के जितने भी पार्ट्स हैं उनको खोल के साफ़ किया जाए, ठीक है। और कुछ केमिकल्स हैं जो कि जिसको हम कहते हैं फूड ग्रेड केमिकल्स, जो फूड के प्रोडक्ट्स में और मशीनरी के अंदर यूज़ होते हैं, जो कि हार्मफुल नहीं होते, ठीक है। ऑल्दो उनको टोटल उस केमिकल्स के बाद सारे उन मशीनरी और प्रोडक्ट्स को उससे और फर्दर साफ़ कर दिया जाता है कि पीछे कोई केमिकल रहे भी ना, लेकिन केमिकल्स भी वो फूड ग्रेड यूज़ करते हैं जिससे फूड को जो है उनके कोई प्रॉब्लम ना हो सके, ठीक है। अच्छा, कुछ रूल्स आते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, जैसे फैक्ट्रीज हैं और फैक्ट्री का वेस्ट है और उसके कार्बन एमिशन है, तो गवर्नमेंट जैसे यूरोप के अंदर है वो उनको लेटेस्ट जो मशीनरीज हैं और फिल्टर्स लगाने कहते हैं कि वो लेस कार्बन एमिशन कर सकें, तो ताकि एनवायरनमेंट जो है वो सेव हो सके। तो ये सारी चीज़ें प्लांट मेंटेनेंस में आती हैं। कंपनी जो प्रोडक्शन करती है, प्लांट को बनाती है, जो उस मशीनरी को बनाया उनका भी यूजर मैनुअल होता है जिसमें बताते हैं कि आपने कैसे मेंटेन करना है, और उस जगह के इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे हमने पर्सनल पढ़ा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर भी इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट वाले हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं मार्केटिंग के अंदर। तो वो इन्वायरमेंट की तरफ से भी लेजिस्लेशन होती है कि आपने अपने प्लांट को कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। अब इसकी थ्योरी को अगर हम देख लें तो सेफ्टी रूल्स इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो इन्वायरमेंट की तरफ से है, कैसे क्या चीज़ें आपने यूज़ करनी है, ठीक है, अपने प्लांट के अंदर उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे मेंटेन करना है, ये गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन भी होती है, ठीक है। एंटिटी शुड स्टोर एंड मैनेज मेंटेनेंस प्रोसेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर रीयूज इन फ्यूचर प्लांट्स, ठीक है। एक तो ये है कि आपके अपने SOPs होते हैं जिसको आप डिफाइन करते हैं, और एक बेंचमार्क होते हैं जो कि आपको वो फैक्ट्री वाले देते हैं, ठीक है। आपने उन दोनों को यूज़ करना है। इफ़ यूर ऑन, तो फिर आप उसकी डेटाबेस मेंटेन करें, उसका आप यूज़र मैनुअल राइट डाउन कर लें, लिख लें, ताकि आपके जो फ्यूचर प्लांट्स हैं वहाँ पे भी आपके हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स हों।
डेटाबेस शुड बी यूज, वही बात आती है कि आप डेटाबेस बना लें, लिख लें, इसको स्टोर कर लें, ठीक है। मेंटेनिंग एंड रीयूजिंग प्लांट मेंटेनेंस इन्फो, ताकि आप इसको फर्दर जो है मेंटेन और रीयूज कर सकें। अच्छा, प्लांट मेंटेनेंस का ये इतना सी था सिंपल, जो मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल से बता दिया कि डिफरेंट जैसे 24 आवर्स के बाद उसके लतीफ़ ऑयल के जो फिल्टर्स हैं उनकी मेंटेनेंस करनी है। इनके आफ्टर एवरी बैच इवन 6 आवर्स की भी उन्होंने प्रोडक्शन की है, तो उसके बाद उन्होंने उसको मेंटेन करना है, उसको सेट करना है, उसको सफाई करनी है और देखना है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ठीक है। आप इस वर्ड से जाहिर है कि आपने अपनी प्रोडक्शन को कैसे प्लान करना है और उनको कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। प्रोडक्शन की प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इसके अंदर इन्वॉल्व है। दैट्स मीन प्लानिंग ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, जो आपके प्लांट के अंदर है प्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। जिसके अंदर आप, अगर मैं इन जनरल बता दूं, क्योंकि आगे हम सारे मेथड्स पढ़ेंगे, कुछ मेथड्स दूसरे की एक्सटेंशन है और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि एक्सटेंशन है, जो पहले हम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे उसी की, ठीक है। लेकिन ये वो मैकेनिज्म है जिसके अंदर आप देखते हैं कि कैसे आपने प्रोक्योर करना है, ठीक है। अच्छा, प्रोक्योर का मतलब होता है कि आपने कैसे सप्लायर से चीज़ें सोर्स करनी है, लेनी है, ख़रीदनी है। परचेजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट। परचेजिंग प्रोक्योरमेंट का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, ठीक है। क्योंकि प्रोक्योरमेंट के अंदर आपकी निगोशिएशंस भी आती है, आपकी कॉन्ट्रैक्टिंग भी होती है, बेस्ट से बेस्ट सप्लायर्स को सोर्स करना, सप्लायर्स को जो है डिफरेंट लेवल्स देना, सप्लायर्स की डिफरेंट ग्रेडिंग करना, सप्लायर से जो रिलेशनशिप्स के अंदर उसकी डिटेल और उसकी कॉन्ट्रैक्टिंग, ये सारी चीज़ें प्रोक्योरमेंट के अंदर आते हैं। और सारी चीज़ों को, और सप्लायर को बेटर से बेटर सप्लायर्स को ढूंढना, ठीक ना, ये सारी चीज़ें प्रोक्योरमेंट के अंदर आती हैं। तो सामान को, सप्लायर्स को प्रोक्योर करना, सामान का परचेज करना, स्टॉक में रखना, इन्वेंट्री में जाना, सप्लाई एंड डिमांड का मीट होना, प्रोडक्शन के अंदर कितने यूनिट्स हो गए हैं यूज़ और कितना स्टॉक के अंदर रहता है, ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर आती है। हमने आज 100 बनाने हैं पार्ट्स, तो पता लगे हमारे पास तो सिर्फ 50 के स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं, तो फोरकास्टिंग तो की नहीं। तो ये फोरकास्टिंग भी जो है इस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के प्रोसेस के अंदर ही आता है कि आपकी प्रॉपर फोरकास्ट हो। और ये कौन करता है, ठीक है, वो ऑथर कहता है देयर इज अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स। तो ऐसे डिफरेंट सिस्टम मार्केट के अंदर मौजूद है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जो कि आपके हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड होते हैं और वो आपके सारे सिस्टम को प्रॉपरली रन करते हैं। कुछ के अंदर डिटेल मैकेनिज्म है और कुछ के अंदर इतने ज़्यादा एनरिच नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा से इनरिच नहीं है। खैर, हम इनको देख लेते हैं सारों को वन बाय वन, एक एक करके कि ये सारे सिस्टम क्या हैं, ठीक है। सो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, a number of manufacturing systems have been developed in an attempt to improve the planning and control of operational capability. तो ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में जो डेवलप किए हैं डिफरेंट कंपनीज ने, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स ने, सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर्स ने, ठीक है, जिसमें से लिमिटेड हैं कुछ जो मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा। ऑल दो ये सारे नहीं हैं, इसके अलावा भी बहुत से और ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट के अंदर मौजूद हैं और डिफरेंट कंपनीज यूज़ कर रही हैं। और एक चीज़ बताता चलूँ, बाज़ बड़ी बड़ी कंपनीज इनमें से कोई भी यूज़ नहीं करती, वो उनका इन हाउस अपना डेवलप किया हुआ पूरा एक सिस्टम होता है जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होता। उसका पर्पस भी ये होता है कि वो इजीली हैक नहीं हो सकता, उसको कोई भी हैक नहीं कर सकता। तो बाज़ कंपनीज अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी सिस्टम्स बनाते हैं। बाज़ फिर लोकल वेंडर्स हैं जो बनाते हैं, लोकल सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो लोकल रिक्वायरमेंट को देखते हुए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को देखते हुए, उनकी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल रिक्वायरमेंट को देखते हुए कस्टमाइज डेवलप करती हैं, उनके लिए बना के उनको देती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बुक के अंदर है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है और दुनिया भर के अंदर जो यूज होते हैं ये उनकी बात हम करेंगे, ठीक है। So a number of manufacturing systems have been developed in an attempt to improve the planning and control of operational capability. आगे क्योंकि पॉइंट्स यही आ रहे हैं ताकि हम इम्प्रूव कर सकें
और कंट्रोल कर सके अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को, उनको हम इम्प्रूव एंड कंट्रोलिंग के लिए है कि हमारे जो प्रोडक्शन प्लांट है उसको हमने कैसे यूज़ करना है इन सॉफ्टवेयर्स या इन सिस्टम्स के थ्रू। ठीक है, पहला है MRP, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ठीक है, वर्ड से ज़ाहिर है कि मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। अभी मैंने एग्जांपल दिया, आज आपने 50 यूनिट या 100 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं और आपके पास रॉ मटेरियल सिर्फ 50 का पड़ा हुआ है, तो ये आपकी सप्लाई एंड डिमांड की प्लानिंग सही नहीं हुई, आपका कंट्रोल भी सही नहीं था कि आपने 50 क्यों सोर्स किया जब आपको चाहिए 100 का रॉ मटेरियल और आज आपकी डिमांड भी जो है वो ज़्यादा थी। ठीक है, तो MRP क्या करता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ठीक है, और MRP2 इससे एडवांस है, नॉट ओनली मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग बल्कि उससे अदर फंक्शनैलिटीज भी इसके अंदर है जो कि अभी हम आगे इसमें देखते हैं। ठीक है, ERP मोस्ट कॉमनली अब यूज हो रहे हैं और बड़ी फर्म्स इसको यूज करती हैं, ऑल्दो MRP को भी यूज करती हैं। ठीक है, लेकिन ERP, ठीक है, ये बहुत मेच्योर है और ERP को आगे हम अभी आज इसमें हम डिस्कस करेंगे। ERP बड़ा होलिस्टिक है और इट्स आल्सो एक्सपेंसिव एज वेल। ये ऑर्गेनाइजेशन की सिर्फ मैन्युफैक्चर मटेरियल रिक्वायरमेंट को नहीं देखते बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के सारे फंक्शंस को ERP देखता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, वो भी हम इसी के अंदर हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर। एंड लास्ट इज द OPT, ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये 4 मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर आज हम देखेंगे। पहला है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, MRP। ठीक है, एक मिनट क्लास। अच्छा, सॉरी क्लास, आई वाज जस्ट ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल वही पढ़े, उसके अंदर मेथड है। कौन से मेथड? जो 4 हमने लास्ट में देखे, MRP, MRP2, ERP एंड OPT। फर्स्ट इज द MRP, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ठीक है, इज अ सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग, मैंने आपको लास्ट नाम से कहा था, नाम से जाहिर है, कैलकुलेटिंग द मटेरियल एंड कंपोनेंट्स नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट्स हम कह सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो सिस्टम डेवलप हुआ है जो कैलकुलेट करे मटेरियल को और कंपोनेंट्स को, यानी कि सप्लाई एंड डिमांड को देखे कि जो प्रोडक्ट बनाना है या प्रोडक्ट्स बनाने हैं उसके लिए कितने मटेरियल और कंपोनेंट्स हमें ज़रूरत है, उनको जो है वो देखता है, कैलकुलेट करता है MRP। ठीक है, 3 प्राइमरी हैं, ये आपकी बुक के अंदर लिखे हुए हैं सीरीज में, अलग अलग करके मैंने बता दिया। बाय डेफिनेशन इसके है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्राइमरी स्टेप्स। ठीक है, फर्स्ट इज द टेकिंग इन्वेंट्री, आप इन्वेंट्री टेक करते हैं। ठीक है, सेकंड, आइडेंटिफाइंग विच एडिशनल वंस नीडेड, आपको और एडिशनल कितने स्पेयर चाहिए या नहीं चाहिए, स्टॉक में कितने हैं, इन्वेंट्री में कितने हैं, और स्टॉक का रीऑर्डर लेवल आप समझते होंगे कि रीऑर्डर लेवल है कि नहीं है। अगर वो सेट हुआ हुआ है तो जो ही रीऑर्डर लेवल बीप करे तो आपने नेक्स्ट ऑर्डर कर देने। ठीक है, स्केजुलिंग देयर प्रोडक्शन और परचेज। ठीक है, उनकी प्रोडक्शन और उनकी परचेज को स्केजुअल करना। ठीक है, कि आज जैसे मैंने बताया कि 100 प्रोड्यूस करने, कल हमने जो है वो अगर बिफोर हैंड ऑर्डर्स हैं तो कल 150 करने हैं, परसों हमने फिर 100 करने हैं, उसके बाद हमने 120 करने हैं। तो ये सारी स्केजुलिंग
उनकी प्रोडक्शन और परचेज की स्केड्यूलिंग करता है क्या, एमआरपी। एमआरपी के फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है। आइडेंटिफाइंग फर्म ऑर्डर्स एंड फोरकास्टिंग फ्यूचर ऑर्डर्स विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। फर्म के ऑर्डर और फोरकास्ट कर लेना, ठीक है। देखिए फोरकास्टिंग हम किस बेसिस पे करते हैं, बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल डाटा, ट्रेडिशनल डाटा के ऊपर। सिर्फ ट्रेडिशनल डाटा नहीं होता, करंट सर्कमस्टांसेस भी होते हैं, वर्किंग कंडीशंस भी होती हैं, इकोनॉमिकल पैटर्न्स भी होते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई ऑर्डर्स हैं, उन ऑर्डर्स की इनपुट भी होती है, जिसकी बेसिस के ऊपर वो फोरकास्ट कर लेता है कि हमने कितने और यूनिट्स बनाने हैं, ठीक है। अभी ऑर्डर कितने हैं और फ्यूचर के अंदर हमारे पास कितने होंगे, बेस्ड ऑन ऑल दोस फैक्टर वेरिएबल्स। और ट्रेडिशनल डाटा है कि लास्ट ईयर जो है जुलाई के अंदर हमारी कितनी सेल हुई थी, और उस टाइम क्या फैक्टर्स थे, हमारी सेल ज़्यादा क्यों हुई थी या हमारी सेल कम क्यों हुई थी। अगर कम हुई थी तो इस दफ़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी ज़्यादा होगी, क्योंकि लास्ट टाइम इकोनॉमिकल वेरिएबल्स, इकोनॉमिकल फैक्टर लेस थे। इस दफ़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज़्यादा सेल होगी, तो ये सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि यस, इस दफ़ा आपने इतने यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने हैं, क्योंकि हमारे जो कंडीशंस हैं वो सारी फेवरेबल लग रही हैं, ठीक है। यूजिंग ऑर्डर्स टू डिटरमाइन क्वान्टिटीज ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड। अब ऑर्डर्स को देखते हुए आपके ऑटोमेटिकली ये बता देता है कि आपको रॉ मटेरियल कितना चाहिए, ठीक है। यूजिंग ऑर्डर्स, जो ऑर्डर्स हैं उनको देखते हुए आपने डिटरमाइन करना है कि मटेरियल कितना चाहिए। डिटरमाइनिंग द टाइमिंग्स ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट, किस टाइम पे, किस वक्त में आपको चाहिए, ठीक है। ये आगे जाके क्लास जहन में रखिएगा, क्योंकि अगेन रिपीट हो जाती है। हम वैल्यू चेन पढ़ेंगे और वैल्यू चेन के अंदर हम यही चीज़ देखते हैं कि कैसे आपने सोर्स करना है। उसके अंदर मैं आपको टेस्को का सिस्टम बताऊंगा कि टेस्को के अंदर उसकी टाइमिंग बहुत मैटर करती है, किस टाइम में, किस वक्त में, इवन दिन के किस टाइम में क्या चीज़ चाहिए, जो चीज़ आपके पास पूरी हो, ताकि आप अपने उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। लेकिन ये एमआरपी का फंक्शन क्या बताता है, ये आपको सॉफ्टवेयर है जो आपको बताते हैं कि किस वक्त में आपको मटेरियल चाहिए। आज अगर प्रोडक्शन सुबह 9 बजे स्टार्ट होनी है, तो आपके पास स्टॉक के अंदर या इन्वेंट्री के अंदर एक दिन पहले उसको मौजूद हो जाना चाहिए। आप प्रोडक्शन 9 बजे कर रहे हैं, 10 बजे आपको फिर होल्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट प्रोक्योर कर रहे हैं आना है, और फैक्ट्री तक जब उसने पहुंचना है, और उसमें वो 10 बजे नहीं बल्कि इवन 1 बजे पहुंचेगा, तो 10 से लेकर 1 बजे तक आपकी मशीनरी आइडियल होगी, और आपका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। आपके कस्टमर ऑर्डर्स भी खराब हो रहे हैं, ठीक है। आपकी प्रोडक्शन भी नहीं हो रही है, आपके वर्कर्स की वेजेस, आपका वो एक्सपेंस भी चल रहा है, और उनको घर वैसे आप 4 घंटे आइडियल बैठ के आप उनको पे कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा आपका क्लाइंट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है और वो ख़राब हो रहा है। तो ये टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपके प्रोडक्ट की जो है वो किस टाइम पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। टेस्को जो है वो रिटेल स्टोर है, उसमें टाइमिंग तो बहुत मैटर करती है कि जब कस्टमर आए तो उसको चीज़ मिलनी चाहिए। अगर नहीं है राइट टाइम के ऊपर, तो ही विल बी अनॉयड, और वो आपका एंग्री कस्टमर हो गया, ठीक है। कैलकुलेटिंग परचेज ऑर्डर्स बेस्ड ऑन स्टॉक लेवल, अभी जैसे मैंने रीऑर्डर लेवल के बारे में बात की थी। समटाइम रीऑर्डर लेवल सेट होता है और एक चेक होता है सॉफ्टवेयर के अंदर, और सिस्टम आपका बीप करता है, या नीचे से विंडो पॉपअप होती है कि रीऑर्डर लेवल है प्लीज, वो ब्लिंक करती रहती है, हाईलाइट होती है। समटाइम सिंपल एक मैसेज आता है, या आपकी ईमेल में इनबॉक्स हो जाता है कि हाँ जी, इस प्रोडक्ट का आपका री ऑर्डर लेवल आ गया, आप इसको ऑर्डर करें। समटाइम ऐसा नहीं होता, जब फोरकास्ट कर रहा है और री ऑर्डर आपने 10 रखा हुआ, और फोरकास्टिंग ये बता रही है कि आपको 10 नहीं, इवन आपको 50 चाहिए, तो फोरकास्टिंग 10 के ऊपर री ऑर्डर लेवल जनरेट नहीं करेगा, वो उससे पहले ही सॉफ्टवेयर कर देगा, नहीं टुमारो इज डिमांड टू मच, तो आपने 10 नहीं है बल्कि आप इससे पहले ही अभी सी ऑर्डर कर दें, अभी हमारे पास 25 स्टॉक में पड़े हुए हैं स्टिल, बट वी नीड टू री ऑर्डर। ये सारी कैलकुलेशन परचेजिंग की एमआरपी फंक्शन करता है, ठीक है। ये आप सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो देन आपके जहन में बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ जाती हैं चीज़ें। और दीज आर द सिस्टम, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वो बीप करते हैं, समटाइम मैसेज आ जाता है, समटाइम आपके इनबॉक्स आ जाता है, इवन अब तो वो लिंक्ड है आपकी हैंड हेल्ड डिवाइसेस, उन डिवाइसेस के ऊपर जो है वो आपके पास मैसेजेस आ जाते हैं। हैंड हेल्ड डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो आप हाथ में रख सकते हैं, और ये आपके ऑपरेशन मैनेजर एंड सुपरवाइजर्स के पास होते हैं। ऑन द गो, जिसको मैं कहता हूँ ऑन द रन, वो अपने ऑफिस में नहीं भी बैठे हुए, तो उनके पास वो सिंक होती हैं आपके ऑफिस के कंप्यूटर से, तो वो सारा डाटा आपके पास मौजूद हो जाता है। दिस हाउ
दे मैनेज देयर ऑपरेशन, और वो कैलकुलेट करते हैं और उस रन टाइम के ऊपर ही आप उसी टाइम ऑर्डर्स कर देते हैं। आप अपनी ऑफिस से 2 किलोमीटर दूर है, फैक्ट्री प्रेमिसेस के अंदर ही, लेकिन आप उस हैंडल डिवाइस से आप उसको जो है वो यूज कर लेंगे। अगर मैं आपको बताता चलूँ, जैसे ब्लैकबेरीज है, ठीक है, ब्लैकबेरी इज सिस्टम जो कि ईमेल्स को सिंक करता है। ये आपका फ़ोन है, स्मार्टफोन है, और आप ब्लैकबेरी के थ्रू प्रोडक्शन की किसी भी जगह पे मौजूद होते हैं, तो उसके थ्रू आप सप्लायर्स को आगे फर्दर ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ईमेल जनरेट हो गई है कि आपने ऑर्डर दोबारा से करना है, ये प्रोडक्ट शॉर्ट है या इसका रीऑर्डर लेवल आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड जो है, इससे पहले 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं। आई नो कि यू बीन पेशेंस, ठीक है, तो उसके बाद फिर फर्दर हम जो है आगे चलते हैं। ठीक है, 34 हुए, 10:40 पे हम दोबारा से क्लास रिज्यूम करेंगे और MRP फंक्शंस उसी से आगे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्लास 10:40 पे मिलते हैं।
अच्छा जी, क्लास अस्सलाम वालेकुम, सॉरी फॉर बिट डिले। अच्छा, एमआरपी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। एमआरपी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर ही है, पहला सिस्टम है। ऑल दो इसके अंदर जो है वो एमआरपी 2 ईआरपी एंड ओपीटी है। सो मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, प्राइमरी स्टेप्स हमने देख लिए, इन्वेंट्री लेना, एडिशनल नीड्स क्या हैं, और स्केजुलिंग करना प्रोडक्शन और परचेज का। पहले 4 पॉइंट्स हम देख चुके थे। आगे हम जो नेक्स्ट के एमआरपी के पढ़ रहे हैं, ये बेसिस है। और एमआरपी को अगर आप अंडरस्टैंड कर लें तो एमआरपी 2 इज वेरी इजी, ठीक है। एंड एमआरपी 2 की एनहांसमेंट एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, जो कि आगे हम देखेंगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली प्लेसिंग परचेज ऑर्डर, ये तो आप यहाँ तक देख लें कि फ्रिज जो है, बाज अभी नहीं बहुत अरसा हो गया है, वो इतने इंटेलिजेंट है कि फ्रिज के अंदर वो ये सिस्टम है कि अगर कोई चीज़ ऑर्डर करनी है तो बाज तो फ्रिज के ऊपर ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेसिंग है, और बाज फ्रिज के ऊपर की पैड्स हैं जिससे आप ग्रोसरी को इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली प्लेसिंग ऑर्डर्स तो इवन फ्रिज के ऊपर आ चुके हुए हैं, जहाँ पे आप जहाँ पे मेच्योर सिस्टम्स ही ओवरऑल मेच्योर है, जहाँ पे ऑनलाइन ग्रॉसरी है, और ग्रॉसरी में आपकी ईमेल चली जाती है तो ग्रॉसरी वाला आपके घर पे ग्रॉसरी डिलीवर कर जाता है। अगर वेजिटेबल एंड फूड शॉर्टेज है तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर होता है कि ऑटोमेटिकली ऑर्डर को प्लेस कर देते हैं, ठीक है। निसान टोक्यो के अंदर, और अगर हम बाकी अगर फंक्शंस को देख लें तो पाकिस्तान के अंदर भी कितनी ऐसी रेडको है, और लेफॉर्ज सीमेंट है, और डिफरेंट और फैक्ट्रीज हमने देखी जिसके अंदर ये सिस्टम्स मौजूद है, ठीक है। जो कि उनके सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ऑर्डर कर देते हैं। मैं निसान टोक्यो की बात कर रहा था, इवन डेल को आप देख लें तो डेल के अंदर ये सिस्टम्स हैं जो कि मेच्योर डिटेल में हमने स्टडी किए हुए हैं, कि जो ऑटोमेटिकली ईमेल जनरेट करते हैं, ऑर्डर को प्लेस करते हैं। सम ऑफ द थिंग माइट भी कुछ के लिए यू कैन नॉट कंप्रहेंड, आप उसको कंप्रहेंड नहीं कर सकते, बट सिस्टम्स आर एज मेच्योर, इतने मेच्योर हो चुके हैं, ठीक है, कि वो ऑटोमेटिकली ओवरऑल सारे फोरकास्ट करना, स्टॉक को देखना, इन्वेंट्री को देखना, और खुद से ही ऑर्डर कर देना। वाकई ऐसा है, ऐसे ऑर्डर इन प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। स्टिल ऐसे फंक्शन, ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। स्केजुलिंग मटेरियल फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन, स्केड्यूल कर लेना क्या क्या चीज़ें किस लिहाज से किस तरह यूज़ होंगी और कैसे प्रोडक्शन के अंदर जाएंगी, ये सारी चीज़ें इस सॉफ्टवेयर के अंदर है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या एमआरपी के, ये सारे जब काम आपके होते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाइंग फर्म ऑर्डर्स और फोरकास्ट करना, ठीक है, क्वांटिटीज कितनी क्वांटिटी में करना है, किस टाइम और किस डेट को चाहिए, स्टॉक लेवल के ऊपर ऑर्डर कैलकुलेट करना, ऑटोमेटिकली ऑर्डर को प्लेस कर देना, मटेरियल को स्केड्यूल करना, पहले कौन सा जाएगा, सेकंड पे कौन सा जाएगा, फिर कौन सा जाएगा, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर एमआरपी करता है। तो इसकी बेसिस के ऊपर इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि आपकी एबिलिटी है टू मीट ऑर्डर्स। अगर आपको यहाँ पे थर्ड पॉइंट में मैंने एग्जांपल दी थी कि क्लाइंट का आपके पास ऑर्डर आया हुआ है, और आपने सप्लाई एंड डिमांड को देखना है कितनी क्वांटिटी में चाहिए। सेकंड पॉइंट में क्वांटिटी हमने डिस्कस की थी, और अब सप्लायर का ऑर्डर ज़्यादा आ चुका है और अभी हमें ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर चाहिए, तो फिर क्या है, ये सिस्टम देखता है, फोरकास्ट करता है, और ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर उनको मंगवा लेता है, चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। इसी के अंदर बेनिफिट ये कहता है कि एबिलिटी टू मीट ऑर्डर्स। अब आपका क्लाइंट एंग्री नहीं होगा, जैसा मैंने बताया, क्लाइंट क्या होगा, वो एक एंग्री कस्टमर है, और वो जाएगा और वो खुश नहीं होगा क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है, ठीक है। रिड्यूस स्टॉक होल्डिंग, ठीक है, स्टॉक के लिहाज से आप उसके स्टॉक को पूरा मैनेज करेगा। सम टाइम ऐसा होता है जब सॉफ्टवेयर नहीं होती हैं, तो मैंने फैक्ट्रीज के अंदर देखा है, ठीक है। एक फैक्ट्री थी, यहाँ पे उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट जो हैं वो मैन्युफैक्चर करते थे, और स्पेयर पार्ट्स की अगर ज़रूरत होती है तो सम टाइम एक मेरा स्टूडेंट है, उसने उसको स्टडी किया, वो कहता है कि सर एक स्पेयर पार्ट है, उसका नया ऑर्डर किया, और जबकि मुझे पता ऑल दो सिस्टम मौजूद नहीं था, तो मुझे पता था 2 यूनिट हमने मंगवाए थे, 1 यूनिट यूज़ हुआ है, तो नए ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं जब मैं उस 1 यूनिट को अपने उस वेयर हाउस के अंदर सर्च किया तो उससे पिछले कोई ऑर्डर किए हुए वही यूनिट्स, वही स्पेयर पार्ट्स 5 और मिल गए, तो टोटल मुझे 6 मिले वो रॉ मटेरियल के वो यूनिट्स। तो ये वो प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते, क्योंकि सॉफ्टवेयर
अगर बैक एंड पे आप मैकेनिज्म देखें तो पूरे आपके स्टॉक एंड इन्वेंट्री और पूरे वेयर हाउस को मैनेज करता है। वो रोज एंड कॉलम्स तक की भी मैनेज करता है, बिन्स की भी मैनेजमेंट करता है। वो आपके किस जगह पे क्या प्रोडक्ट पड़ा हुआ है और कितने लेवल हैं, ये सॉफ्टवेयर सारी उन चीज़ों को कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो जब आप सॉफ्टवेयर प्रॉपर नहीं होगा और या एमआरपी आप करेंगे तो आपको ये इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाएंगे। आपको एग्जैक्ट स्टॉक की जो है वो पोजीशंस के बारे में पता लग जाएगा। द एमआरपी स्केड्यूल कैन बी अमेंडेड क्विकली इफ डिमांड एस्टिमेट्स चेंज सिंस द सिस्टम इज कंप्यूटराइज्ड। अब ऊपर जो लिखा होता है ना ऑटोमेटिकली प्लेसिंग ऑर्डर, इसी स्लाइड के ऊपर है। देखिए ये चीजें विद द इनपुट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स भी होती हैं। ठीक है, इफ देयर इज अ मोर ऑर्डर और वो ऑर्डर लेस कर रहा है और इंसान जो उसको मैनेज करने वाला वो आदमी जब देखता है, ठीक है, तो वो डिमांड ज्यादा है तो आप उसको यू चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। आपके पास ये होती है एक्सेस कि आप उसको क्विकली से अमेंड कर सकें। तब्दीली, अमेंड का मतलब होता है तब्दीली कर देना, चेंज कर देना। ठीक है, system can warn of purchasing or production problems due to the bottlenecks or delay in the supply chain। वो आपको सप्लाई चेन के अंदर जो डिले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में वो सिस्टम आपको वार्न कर देगा, बता देगा कि ये प्रॉब्लम है और हमारी परचेजिंग और प्रोडक्शन जो है वो मुतासिर हो सकती है। अगर मैं आपको प्रोडक्शन के बारे में बताता हूँ, पेप्सिको के अंदर हमने विजिट जब किया, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने जो लेमन माल्ट और पीच माल्ट हैं, जब वो प्लांट विजिट करे थे तो हम प्लांट के फ्लोर के ऊपर चल रहे थे जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही थी। ठीक है, और फ्लोर पे हम उस कन्वेयर बेल्ट के थ्रू बॉटल्स रखी जाती थी और उस बेल्ट के थ्रू उन्हीं बॉटल्स को कन्वेयर बेल्ट में आगे जाते थे। एक फेज पे वो फिलिंग होती थी। ठीक है, नेक्स्ट फेज के ऊपर उनके ऊपर कैपिंग लगती थी। कैपिंग लगने के बाद थर्ड फेज के ऊपर उसका स्टिकर लगता था, और जब स्टिकर लगता था उसके बाद जब बॉटल्स थी तो आगे ऑटोमेटिक भी और मैनुअल भी लोग उठा के उनको कॉटन्स के अंदर पैक कर रहे थे। ठीक है, अब जब हम पेप्सिको में विजिट किया तो मैंने आपको पहले जैसे बताया कि हमने शॉप फ्लोर के ऊपर जो प्रोडक्शन फ्लोर है उसमें चलना अलाउ ही नहीं था। ठीक है, उस पर आप चल ही नहीं सकते थे। ऊपर एरिया बनाया हुआ था ऑलमोस्ट जो है रूफ के करीब, वहां पे चलने वाली जगह थी और शीशे लगे हुए थे जहां से उस प्लांट को हम देख रहे थे। ठीक है, पेप्सिको जो हुमक मॉडल टाउन के अंदर है ये टोटली ऑलमोस्ट काफी ऑटोमेटेड है, काफी ज्यादा ऑटोमेटेड है एंड वेरी मच मैनुअल। लेकिन जो लेमन माल्ट एंड पीच माल्ट है वो काफी मैनुअल है, उसमें बॉटल्स भी मैनुअल, बनी बनाई बॉटल्स मैनुअली उस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रख रही थी, जबकि पेप्सिको के अंदर वो सारा ऑटोमेटिकली प्लांट ही जो है उन बॉटल्स को फर्दर मूव करता है। अब वहां पे एक एरर आया और प्रोडक्शन का पूरी जो है वो कन्वेयर बेल्ट जो है फ्लो मेथड जिसे हम कहते हैं वो पूरा रुक गया। जो वहां पे एक शख्स था जो इस प्रोडक्शन को देख रहा था वो फौरन भागता हुआ आया, जो उनका एक केबिन बना हुआ था और केबिन के अंदर मशीनरी और उसकी स्क्रीन लगी हुई थी। आप इमेजिन करेंगे उस स्क्रीन के अंदर उस मशीनरी ने आइडेंटिफाई किया कि किस जगह पे प्रॉब्लम आया है। इसने आया, स्क्रीन देखी, स्क्रीन पे उस मशीन ने जो आइडेंटिफाई किया उसको देखा और बड़ी तेजी से, तेज चलता हुआ, भागता हुआ नहीं, तेज चलता हुआ वो उस जगह पे गया और वहां पे कुछ बॉटल स्टॉक हो गई थी जो इसकी मशीनरी ने आइडेंटिफाई कर दिया। हमें तो ऐसा लगा कि बॉटल स्टॉक हुई है क्योंकि दैट वाज नॉट वेरी क्लियर। और वहां से जाके उसने जहाँ पे वो स्टक हुआ था प्लांट, उस बॉटल को जो स्टक हुई थी उसको वहां से रिमूव किया और प्लांट उसका दोबारा से चलना शुरू हो गया। ठीक है, सो दैट वाज अ वार्निंग ऑफ द सिस्टम कि जिस जगह पे प्रोडक्शन रुक रही है तो वहां पे वो वार्न कर देगा, और वो आदमी तेज चलता हुआ गया और वहां से जाके उसने उसको जो है रिमूव किया और आगे स्मूथली जो है वो रनिंग होते रहे उनके ऑपरेशंस को। तो ये जो एमआरपी सॉफ्टवेयर हैं ये सिस्टम में ये कनेक्ट होते हैं लाइक वाइज। ये मैंने एक एज ए एग्जांपल आपको दिया है, लेकिन मोस्टली इसका काम क्या है, इसका काम है परचेजिंग से रिलेटेड, मटेरियल्स को कैसे सोर्स करना है और उसकी सप्लाई एंड डिमांड को कैसे आपने मीट करना है, ये एमआरपी का काम है। ये जो एग्जांपल मैंने दिया है ये प्रोडक्शन के अंदर यूज हो रही है, जहाँ पे फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है उसके अंदर एरर्स आ रहे हैं तो स्क्रीन पे एरर देख के उस जगह पे जाके उसको वहां से रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, सो
सिस्टम वार्न कर सकता है आपको परचेजिंग और प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स को भी वार्न करता है कि ये प्रॉब्लम्स आपके हो रहे हैं, ठीक है। A close relationships tend to be built with supplier और अपने supplier से close relationship by using these softwares उस relationship को जो है वो build कर सकते हैं आप, ठीक हो गया। MRP2 Manufacturing Resource Planning 2। अच्छा, जब 2 है और MRP1 है then there is a 2, तो clearly आप सोच सकते हैं that's an enhancement of MRP1। जो MRP1 या सिंपल MRP ये जो हम इसमें पढ़ रहे हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ठीक है। सो ये मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग 2, ठीक है। अगेन ये रिसोर्स की प्लानिंग के बारे में है। इसमें कहते हैं इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द MRP सिस्टम, ठीक है। MRP सिस्टम की क्या है, ये एक्सटेंशन ही है, एनहांसमेंट है। इट इंटीग्रेट्स इनटू द MRP सिस्टम अदर प्रोसेसेस दैट आर रिलेटेड टू मटेरियल्स प्लानिंग, ठीक है। ये इंटीग्रेट कर रहे हैं अदर सिस्टम्स को, ठीक है, जो MRP के हैं उनके अदर प्रोसेसेस के साथ जो के रिलेटेड हैं मटेरियल्स प्लानिंग के। कौन कौन से अदर सिस्टम, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। अगर आप इसमें देख लें तो दैट इज, इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी किससे रिलेटेड। पहला अगर पॉइंट इन जनरल देख लें, ऑर्डर्स, ऑर्डर की फोरकास्टिंग, ठीक है। सेकंड, ऑर्डर की क्वांटिटी। थर्ड, किस टाइम पे आना चाहिए। फोर्थ, परचेज ऑर्डर्स की कैलकुलेशन और स्टॉक लेवल को देखना। ऑटोमेटिकली ऑर्डर को प्लेस करना, स्केजुलिंग करना मटेरियल की। सो आप यहाँ पे सारा कुछ देख सकते हैं, जो भी हम सोर्स करते हैं सप्लायर से लेते हैं, उसकी स्केजुलिंग, उसकी टाइमिंग, उसके रिसोर्सेज की एलोकेशन, ठीक है, उनकी क्वांटिटीज, ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर फाइनेंस का कोई जिक्र नहीं है। MRP2 के अंदर क्या है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। MRP2 एनहांसमेंट है MRP सिस्टम की और एक्सटेंशन है, लेकिन इसके अंदर मटेरियल सोर्सिंग्स के अलावा क्या दे रही है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ठीक है। आपके फाइनेंस को भी ये मैनेज करता है और फाइनेंस की क्या रिक्वायरमेंट है वो इसको भी इसी के अंदर देख रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है, इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन स्केजुलिंग। आपके इक्विपमेंट है उनकी कितनी यूटिलाइजेशन है। अच्छा क्लास, एक चीज़ आपको शायद आगे भी आए और एक दो दफ़ा गुजर चुकी है और यहाँ पे भी यूटिलाइजेशन की बात आती है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ठीक है। मुझे पता था ये आप लोगों के जहन में क्वेश्चन होगा, ये सेकंड टाइम है और आगे इसके अंदर भी यूज़ होगा। मैं आपको रावल फ्लोर मिल थी, राहत वुलन की आपको बताता चलूँ। देखिए ये जो सारे हम सिस्टम पढ़े हैं क्लास जहन में रखिएगा, ये हम आइडियल इन्वायरमेंट के पढ़ रहे हैं, आइडियल इन्वायरमेंट, ठीक है। आगे ये जो MRP1, MRP2 एंड जो हम ERP पढ़ेंगे, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, आपको मैं बताता चलूँ, हो सकता है मोस्टली सिस्टम्स, हो सकता है श्योरली, मैंने जितनी फैक्ट्रीज के अंदर विजिट किया है उसमें ये सिस्टम इन प्लेस है ही नहीं, ठीक है, नहीं है। मैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी पढ़ाता हूँ, स्ट्रेटजी के अंदर हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जो आपके इसमें भी लास्ट में यूज़ हुआ और इस सब्जेक्ट के भी शुरू में यूज़ हुआ, इस चैप्टर के शुरू में भी आता है, कंपैटिटिव एडवांटेज। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का प्राइम इंपॉर्टेंस ही होती है हाउ टू गेन कंपैटिटिव एडवांटेज, और पूरे सब्जेक्ट के अंदर हम कंपैटिटिव एडवांटेज, स्ट्रेटजी, ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन, एनवायरनमेंट, उसको देख रहे हैं। आपके इसके अंदर भी आइडियल इन्वायरमेंट की हमने मार्केटिंग पढ़ी, आइडियल इन्वायरमेंट की हमने HR पढ़ी, आइडियल इन्वायरमेंट की हम ये प्रोडक्शन पढ़ रहे। लेकिन जब आप रियल में जाएंगे तो आप अगर जब जॉब्स करेंगे तो आप देखेंगे ये आइडियल इन्वायरमेंट की नहीं होती हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीज़ें इन प्लेस नहीं है। बहुत ऐसी फैक्ट्रीज, जैसे मैं होमक मॉडल में मैं पेप्सी की बात करूँ तो पेप्सिको के अंदर है, राहत वुलन में नहीं है। हत्तार वुलन राहत से साइज में बहुत बड़ी है, उसमें भी ऐसा नहीं है, ठीक है। सिस्टम आपके इंटीग्रेट हों, तो अगर मैं हफीज़ ऑयल इंडस्ट्री की बात करूं तो उसमें भी एज सच ऐसे सिस्टम्स इन प्लेस नहीं है, ठीक है।
तो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री, इवन मरी ब्रूरी का क्या नाम है, उसमें लेमन माल्ट एंड पीच माल्ट, वो तो बहुत ही ट्रेडिशनल प्लांट है, बहुत ही ट्रेडिशनल मशीनरी है और बहुत ही मैनुअली उसमें काम हो रहा है। क्योंकि वी वर शॉक्ड कि हम एक उमक मॉडल टाउन में जब विजिट किया, नेक्स्ट विजिट वाज टू द लेमन माल्ट एंड पीच माल्ट प्लांट, तो हम शॉक में आ गए कि ये कितना ट्रेडिशनल है इफ़ वी कंपेयर इट विद द पेप्सिको। तो ये जहन में रखिएगा कि ये लाजमी नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर सारे यहाँ पे यूज़ हों। हाँ, बहुत मेच्योर और बहुत मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के अंदर ये सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम यूज़ में आते हैं, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन की बात है, मैं क्योंकि ये बात इसमें से कर रहा हूँ, जब हमने राहत वुलन के अंदर बात की, इनके ये जो पूरा प्लांट है, आप इमेजिन करेंगे ये गर्मियों के अंदर आइडियल होता है, कोई काम नहीं हो रहा होता, ठीक है, और उसके अंदर लेबर को भी ये अपनी पे कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, कम पे कर रहे होते हैं, मोस्टली वो वेजेस के ऊपर रखते हैं, लेकिन जो दूसरी लेबर है उसको जो है वो लेस पे कर रहे होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन यही था, एक स्टूडेंट ने, एक फीमेल स्टूडेंट ने किया कि आप अपनी प्लांट की कैपेसिटी को फुल क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे। आप कहते हो आपका सीजन सर्दियों का है, लेकिन यूरोप के अंदर देख लो, कनाडा में देख लो, अमेरिका में देख लो, ऑस्ट्रेलिया में देख लो, यहाँ पे स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अंदर जहाँ पे गर्मी होती है तो वहाँ पे सर्दी होती है, और वहाँ पे सर्दी होती है तो यहाँ पे गर्मी है। और अगर यूरोप के अंदर भी गर्मियाँ आती हैं तो वैसी गर्मियाँ नहीं होती, स्वेटर्स एंड कोट जो हैं वहाँ पे भी पहने जाते हैं। तो आप अपने इतने बड़े प्लांट को यूज़ करते हुए एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट के अंदर। सो आप इमेजिन करेंगे उनका आंसर पता है क्या था, बस ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, बस गुजारा चल रहा है, ठीक हो रहा है। सो दीज आर द आंसर्स। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर उनका आंसर था कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि उन्हें कंपेटिटिव एडवांटेज और ये सॉफ्टवेयर्स और प्रोडक्शन और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, दैट्स द इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन शेड्यूलिंग, कि कैपेसिटी को कैसे हमने अच्छा यूटिलाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मनी कैसे अर्न करनी है और हमने कैसे कंपेटिटिव एडवांटेज लेना है। नहीं, इनकी ज़मीन भी सारी अपनी थी, ठीक है, रेंट उनको पे नहीं करना था। पूरे पाकिस्तान के अंदर राहत वुलन का एक डिस्ट्रीब्यूटर था और इनको अपने कंपेटिटर्स के बारे में भी इतना नहीं पता था। बन्नू वूल वाले इनके कंपेटिटर्स हैं, अतार वुलन वाले इनके कंपेटिटर्स हैं, और फर्दर कंपेटिटर्स इनको बिल्कुल नहीं पता थे। तो ये होता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। जब गर्मियों में मशीन पूरी आइडियल है, पूरी गर्मियों के 4-5 सीजन आपकी मशीन यूज ही नहीं हो रही है, तो व्हाई नॉट, आपके पास इतनी कॉम्पिटेंसीज हैं, आपके पास नॉलेज है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास मशीनरी मौजूद है कि हमने आपके वेयर हाउस में जहाँ पे वूल पड़ी हुई है, वूल से धागा बनते हुए, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है धागा बनाना वूल से, और फिर वहाँ से फिनिश गुड बनते तक हमने सारा देखा है। इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतने बड़ा प्लांट आपके पास मौजूद है, लेकिन फिर भी आप उसकी कैपेसिटी को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें आती हैं कि कैपेसिटी को प्रॉपर यूटिलाइज करना, ताकि आप कंपेटिटिव एडवांटेज गेन कर सकें और वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप यूरोप के अंदर भी सप्लाई कर सकें, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो कि कैपेसिटी के अंदर यूज़ होती हैं कि आपने अपने प्लांट को फुल कैपेसिटी के मुताबिक कैसे यूज़ करना है, ठीक है, टोटल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसे होनी चाहिए। सो ये इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन एंड शेड्यूलिंग, एमआरपी क्या करता है कि आपके इक्विपमेंट कैसे और किस लिहाज से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हैं, उनकी शेड्यूलिंग ऐसे करते हैं कि आपको उस प्लान का जो उस पर आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। देन लेबर शेड्यूलिंग, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू भी करते हैं, वाकई सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स को मैंने खुद से यूज़ किया है, जहाँ पे हम इसको कहते हैं रोटा। रोटा बनता है एम्प्लॉयज़ का, कि एम्प्लॉयज़ की शिफ्ट्स आप आइडेंटिफाई करते हैं, और रोटा के अंदर ऐसी शेड्यूलिंग होती है जिसमें आप ये देख रहे होते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी जॉब के अंदर कन्फ्लिक्ट्स ना आए। आपको नाइट शिफ्ट के अंदर कितने लोग चाहिए, नाइट के अगर 2 चाहिए तो दिन के टाइम आपके पास 8 लोग काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम वर्किंग के लिहाज से है, स्टॉक आपने करना है, फ्लोर आपका क्लोज है, और आपको कल जो है वो लाइक बिजी डेज हैं या कोई फंक्शंस हैं या क्रिसमस है,
तो उसकी बेसिस के ऊपर ज़्यादा लोग आपको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, और नाइट को आपने ऑन करना है ताकि आपके स्टोर फुल हो, जब सुबह क्लाइंट्स आए, कस्टमर्स आए, और वो उनको होल मर्चेंडाइजिंग मिले, जो चीज़ें वो चाहते हैं उनको वो अवेलेबल हों। तो ये सारी लेबर स्केजुलिंग के अंदर आती है। इसके अंदर डिफरेंट शिफ्ट पैटर्न्स होते हैं। ये कंपनी टू कंपनी जो है पैटर्न्स वेरी करते हैं। कौन सी कंपनी 8 घंटे की शिफ्ट चलाती है और कौन सी कंपनी जो है 12 घंटे की शिफ्ट चलाती है। पाकिस्तान के अंदर भी 8 घंटे की शिफ्ट चलती हैं और 12 घंटे की भी शिफ्ट चलती हैं। ठीक है। सिक्योरिटी के अंदर हमने काम किया है बरतानिया में, और सिक्योरिटी के अंदर मोस्टली जो है वो 12 आवर की शिफ्ट चल रही होती है। अदर जो है प्रोडक्शन के अंदर जो है वो 8 आवर्स की शिफ्ट चल रही होती है। तो ये अगेन डिपेंड करता है आपका बिजनेस किस नेचर का है और आपने स्केजुलिंग किस तरह से की है। तो ये सारी स्केजुलिंग आपकी इसके अंदर आती है। लेबर स्केजुलिंग आगे फर्दर मैं आपको ईआरपी के अंदर बताऊंगा, क्योंकि हम स्केजुलिंग करते रहे अपने सिक्योरिटी ऑफिसर्स की, जो माइटी सिक्योरिटी लंदन में मैं जिसमें जॉब करता रहा हूँ। और आई माई सेल्फ यूज्ड ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। ये जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आ रहा है इसकी क्या फंक्शनैलिटी है, इट्स एडवांस देन MRP2। क्या कुछ है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे लाजमी शेयर करूंगा, और उसमें हम देख लेंगे कि कैसे आप उसको यूज़ करते हैं। तो लेबर स्केजुलिंग जो है आपके लेबर को कैसे आपने और किस शिफ्ट के अंदर कितने आवर्स आपने देने हैं, ये सारी चीज़ें आपकी लेबर स्केजुलिंग है। और ये कौन करता है, ये आपका MRP2 करता है। ठीक है। MRP2 provides a central database that all functions will have access to. Thus, everyone is working from the same information. लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं MRP2 के अंदर, मैं दोबारा से फर्क बताता चलूं। MRP1 क्या करता है, मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, जो कैलकुलेट करता है मटीरियल एंड कंपोनेंट्स को। ठीक हो गया। मेजर फंक्शन क्या है, टेकिंग इन्वेंट्री लेना, एडिशनल वन कितना एडिशनल जरूरत है, और स्केड्यूल करना प्रोडक्शन और परचेज को। MRP का काम ये है। MRP2 के अंदर फर्दर ऐड हुई हैं ये 3 फंक्शंस तो वही, इन्वेंट्री और एडिशनल को आइडेंटिफाई करना, प्रोडक्शन और परचेज को स्केड्यूल करना, लेकिन उसके साथ साथ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को देखना, आपकी मशीन की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसको कैसे यूटिलाइज करना, इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन स्केड्यूलिंग, इक्विपमेंट को कैसे आपने यूज करना है। ठीक है। और फिर लेबर की स्केड्यूलिंग, ये सारे काम एडिशन टू दीज 3 थिंग्स, इन 3 चीज़ों के एडिशन में MRP2 जो है फाइनेंस को, आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को और लेबर स्केड्यूलिंग को भी MRP2 देखता है। ठीक है। ठीक हो गया। तो ये इन तीनों चीज़ों को MRP2 देख रहा है। लेकिन यहाँ पे अब जो लास्ट पॉइंट है इसमें वो कहता है कि सेंट्रल डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, जिसमें से सेंट्रल डेटाबेस से आप फाइनेंस को, इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन, लेबर स्केजुलिंग, मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग, कंपोनेंट्स पार्ट्स की परचेजिंग, उनकी टाइमिंग, स्केजुलिंग, ऑटोमेटिकली ऑर्डर रीऑर्डर लेवल मेंटेन करना, इन्वेंट्री को देखना, ये सारे काम आपके MRP2 के अंदर होते हैं। और सबकी एक्सेस सेंट्रलाइज होती है। जो टॉप मैनेजमेंट है उसके पास ज़्यादा एक्सेस है, वो उसको होल एक्सेस होती है, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन जो जो रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, वो अपने फाइनेंस के पोर्शन को और जो उससे कनेक्टेड जितने मॉड्यूल्स हैं वो उनको सेंट्रल डेटाबेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक हो गया क्लास। आई बिलीव आज के लिए इतना रखें, और नेक्स्ट में आपको ERP के बारे में सिर्फ टच करवा देता हूँ। कल इंशाल्लाह और पढ़ेंगे हम। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक्सटेंशन ऑफ MRP2 की एक्सटेंशन है। इंटीग्रेट्स डाटा फ्रॉम ऑल ऑपरेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑल की जहाँ पे मैं बात करूँ तो आपकी कंपनी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, बताता चलूँ, HR, जैसे इसमें लिखा हुआ है सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑपरेशंस, परचेजिंग। ठीक है। मैं सिक्योरिटी कंपनी के अंदर जॉब करता था, कंट्रोल रूम के अंदर थे, तो हम अपने जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको कंट्रोल करते थे। हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता था। हमारे ऑफिस के बाहर हॉल के अंदर स्केजुलिंग वाले बैठते थे, जो हमारे सारे इनकी स्केजुलिंग करते थे सिक्योरिटी ऑफिसर्स की साइट्स के ऊपर। वो भी इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते थे।
ग्राउंड फ्लोर पे चले जाएं, ह्यूमन रिसोर्स वाले भी इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते थे। फाइनेंस डिपार्टमेंट में चले जाएं, वो भी इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते थे। हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजर का एक डिपार्टमेंट होता था जो साइट्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स लेते थे, वो भी इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, ये आपकी पूरी कंपनी, बिग एंटरप्राइज के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट करता है, एंड दैट इज ERP सॉफ्टवेयर। ठीक है, इज एन एक्सटेंशन ऑफ MRP2। अगेन MRP2 से एनहांस एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ये ERP है। ये कैसे करता है, मैं कल आपको इंशाल्लाह इसके बारे में सारी डिटेल आपको बता दूंगा कि किस लिहाज से इसकी फंक्शन है। मैं आज के लेक्चर को एक रिवाइज कर लूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी एक अनाउंस करनी है, और बाकी चीज़ें बताओ। आज जो है हमने देखा इसके, ये लास्ट का ही था, स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंस क्या है, मिशन, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी और ऑपरेशन स्ट्रेटजी आपकी अलाइन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रेटजिक डिसीजन ऑपरेशन के अंदर ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, आज वैसे रिवाइज मैंने किया। आज के लेक्चर में अगर इफ आई वुड से लास्ट टाइम थोड़ी सी आवाज़ भी ब्रेक हो रही थी, तो यहाँ से है टाइप ऑफ प्रोडक्शन, टॉपिक नंबर 4 है आपके इस चैप्टर का। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस हैं, जॉब मेथड है, बैच मेथड है, और फिर फ्लो मेथड है। जॉब मेथड, हेयर कटिंग सैलून का आप देख लें, एक जॉब जो है वो फिनिश होती है। अब मैं हर दफ़ा मैंने बताया कि ये मेथड्स एक कंपनी के अंदर एक से ज़्यादा मेथड भी यूज़ हो सकते हैं, तीनों का मिक्सचर भी यूज़ हो सकता है, और किसी के अंदर सिर्फ जॉब मेथड ही यूज़ हो सकता है। जैसे हेयर सैलून के अंदर सिर्फ जॉब मेथड यूज़ होता है, उसमें फ्लो में नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि एक साइड से आपकी जो है वो एक कटिंग कर रहा है तो वो मूव कर देता है नेक्स्ट वाले को, और नेक्स्ट फिर आपके सर के पीछे से कटिंग करेगा, फिर नेक्स्ट बैच में मूव हो जाएगा और वो लेफ्ट साइड का आप करेगी कटिंग। ऐसा नहीं होता, उसमें जॉब मेथड ही यूज़ होता है। बैच मेथड, ब्रेड बंस और डिफरेंट काइंड्स का हमने देख लिया कि ये बैच मेथड यूज़ होता है। इसके अंदर एक बैच ख़त्म होता है तो फिर नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो जाता है। ये प्रोडक्शन जो है यूज़ होती है टाइप ऑफ मेथड। स्मॉल हैंड टूल्स, ड्रिल, स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर्स में जिस चीज़ को हम पेचकस कहते हैं, ये सारे, और ड्रिल मशीन, और मैं कहूँ नट्स एंड बोल्ट्स भी इसी के अंदर आते हैं। ये जहाँ पे प्रोडक्शन होती है वो बैच मेथड के थ्रू होती है। फ्लो मेथड, कार प्रोडक्शन ऑन कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, कार प्रोड्यूस ऑन कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जो कार प्रोड्यूस होती है वो मेथड क्या कहलाता है, वो आपका फ्लो मेथड है। इसको भी काफ़ी डिटेल के अंदर जो है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, फिर प्लांट मेंटेनेंस हमने देखी थी, और इसके बारे में मैंने एग्जांपल आपको राहत हफीज़ और इंडस्ट्री की बताई, और कैस्पस जो एक मास्टर फ्रेंचाइज है इस्लामाबाद के अंदर, F6 के अंदर ओपन हुआ, और ये आगे फर्दर फ्रेंचाइज देंगे। करंट सिचुएशन भी बड़ी अलार्मिंग है बिजनेसेस के लिए, जिसके अंदर उनको काफ़ी वर्स फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें रेंट भी पे करने हैं और बिजनेसेस भी फूड से रिलेटेड नहीं है। तो खैर आगे वो फर्दर फ्रेंचाइज देंगे। लेकिन इनके प्रोडक्शन प्लांट को जब हमने देखा तो इनके एवरी प्रोडक्शन के बाद, एवरी बैच के बाद इन्होंने लाजमी अपने प्लांट को मेंटेन करना है। और हफीज़ ऑयल इंडस्ट्री जो कि हतार के अंदर है, जिसका ब्रांड है लतीफ़, उसमें जो फिल्टर्स है उनकी जो है मेंटेनेंस उनकी 24 आवर्स के बाद बाय द बुक जो है वो आती है कि आपने लाजमी इनको मेंटेन करना है। ये काफ़ी डिटेल के अंदर जो है मैं बता चुका हूँ वेरियस एग्जांपल से, कि ये डिपेंड करता है जो आपकी मशीनरी है जिससे आपने मैन्युफैक्चरर से ली है, वो क्या कहते हैं, उनके SOPs क्या हैं, और उन्होंने आपके प्लांट को मेंटेनेंस करने के लिए कैसे, क्या मेथडोलॉजी और क्या चीज़ें बताई हुई है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ठीक है, जिसके अंदर हमने देखना है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है जो डेवलप किए हैं ताकि आप अपनी प्रोडक्शन को और प्लानिंग को कैसे कंट्रोल करें और अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को कैसे आप एनहांस कर सकें। ठीक हो गया। इसके अंदर MRP हमने देखा, MRP2 और ERP देखा। MRP1 के 3 मेजर फंक्शन है, इन्वेंट्री को लेना, ठीक है, और आइडेंटिफाई करना एडिशनल इन्वेंट्री को, और स्केजुलिंग करना प्रोडक्शन और परचेज को, प्रोडक्शन और परचेज, ठीक है, इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। फोरकास्टिंग है ऑर्डर्स और कंफर्म के ऑर्डर्स, और उनको फोरकास्ट करना कितनी क्वांटिटी में चाहिए, किस टाइम पे चाहिए, ठीक है, स्टॉक लेवल के ऊपर परचेज ऑर्डर कैलकुलेट करना, प्लेसिंग, ऑटोमेटिकली ऑर्डर को प्लेस भी कर देना, और मटेरियल को स्केड्यूल कर देना, ये MRP का काम है। बेनिफिट्स को छोड़ दें। MRP2
इन सारे काम के साथ साथ क्या करती है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट और इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन और लेबर स्केजुलिंग भी करती है। और ERP इज फर्दर एक्सटेंशन ऑफ MRP2। MRP2 के अंदर फाइनेंस, इक्विपमेंट और लेबर है विथ मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग के। एंटरप्राइज के अंदर एवरी डिपार्टमेंट है, मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग भी है, फाइनेंस भी है, इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन भी है, लेबर स्केजुलिंग भी है, लेकिन सेल्स एंड मार्केटिंग भी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी है, परचेजिंग भी है, और सारे ऑपरेशंस जो हैं वो ERP मेंटेन करता है। ठीक हो गया क्लास? मैं एक मिनट शेयर को स्टॉप करूंगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मुझे मैसेज आया है लास्ट वीक कि मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है EM का कोर्स, और those were not messages, those were orders। ठीक है, I would say that was order, the language students spoke। ठीक है, कि आप मुझे दो ऑर्डर मुझे दिए गए थे, आप मुझे एक तो या तो कोर्स के बारे में बता दें और या मुझे किसी ग्रुप में ऐड कर दें। इट वाज लाइक डिक्टेटिंग। ठीक है, तो आप इमेजिन कर लेंगे कि आपका ये मार्च के एंड में स्टार्ट हुआ था कोर्स। ठीक है, 31 मार्च को या 30 मार्च को स्टार्ट हुआ था। मैंने 6 या 7 अप्रैल को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 या 7 अप्रैल को पढ़ाना शुरू कर दिया था। ठीक है, 6 या 7 था, दैट वाज मंडे। ये 7 को 6 को क्लास थी, उसके बारे में मुझे नहीं पता लगा, और 7 से जो है ट्यूसडे से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है। और अभी मुझे मेरे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप आता है और मुझे एक किस्म का ऑर्डर दिया जाता है कि मुझे सारी डिटेल भेज दें एंटरप्राइज मैनेजमेंट की, या फिर मुझे किसी ग्रुप के अंदर ऐड कर दें जो मुझे सारी चीज़ें बता दें। आप इमेजिन कर सकते हैं अप्रैल से लेकर आज जुलाई हो गई है, और अभी भी मुझे पता है, ये तो आज की बात है, ये लास्ट वीक की बात है, उससे 2 वीक्स पहले भी कई स्टूडेंट मेरे पास उन्होंने मैसेज भेजे और मुझे इसी तरह डिक्टेट किया है कि अभी ज्वाइन कर दी है, और बीच में 20 स्टूडेंट आते रहे। तो यहाँ तक अब आप देख लें कि ये एटीट्यूड है कि दैट शुड बी द एटीट्यूड। जहाँ पे आप एनरोल हुए आप वहाँ से पूछें, अब वहाँ पे कोऑर्डिनेशन से पूछें क्या हुआ है, क्या चल रहा है, क्या नहीं है। और इतनी लेट इस तरह का, मतलब दैट्स टू मच। ठीक है, इस वजह से मैं थोड़ा सा दोबारा से ये चीज़ समझ रहा हूँ कि मैं आप लोगों को बता दूँ, स्टिल बता देता हूँ आपको कि क्या है। ये मैंने पूरी स्क्रीन शेयर कर दी है। एंटरप्राइज मैनेजमेंट के पार्ट्स एंड डिफरेंट में दोबारा से बताता चलूँ, जो कि मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। बी और सी पार्ट्स, बी पार्ट जो है हम कर चुके हैं, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसकी वेटेज देख लें 20% है, ये हो चुका है पार्ट पूरा। पार्ट सी हो चुका है, वेटेज 25% है। मार्केटिंग मैनेजमेंट ये हम कर चुके हैं, 35% है वेटेज आपकी ऑपरेशन मैनेजमेंट की, और ये ऑपरेशन मैनेजमेंट अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, और ऑपरेशन मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं। जो बुक्स से हैं वही मेरी स्लाइड्स हैं, और बिल्कुल एडिशनल कोई अगर चीज़ आती है तो पहले मैंने थोड़ी ऐड की थी मार्केटिंग के अंदर, जिसमें आप लोग भी थोड़े कंफ्यूज भी हुए और आप लोग थोड़े से ज़्यादा पढ़ना पड़ गया, या इस लिहाज से कंफ्यूज हो गए कि जो बुक में है वो इसमें स्लाइड्स में थोड़ा एडिशनल है। इवन यहाँ तक भी मेरे पे क्वेश्चन आया कि सर जो आप स्लाइड्स पढ़ा रहे हैं और जो अपलोड हैं वो सेम नहीं है। तो यहाँ तक भी मैंने गाइड कर दिया, इवन आपके सामने स्क्रीन पे ओपन करके मैंने ड्राइव ओपन करके वो स्लाइड्स भी ओपन करके बता दी कि यही स्लाइड जो मैंने पढ़ाई थी यही स्लाइड सेम अपलोड है। हाँ, शुरू में मैं वाकई कहूँगा कि मैंने डिफरेंट टॉपिक्स ऐड किए थे, लेकिन आप लोग वाकई उसमें थोड़े से अपसेट हो गए थे और कंफ्यूज हो गए थे। तो वो कॉन्सेप्ट मैं समझता था जो मेरी तरफ से थे कि ये इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग में आपको आने चाहिए थे, तो वो मैंने उसको फाइनल स्लाइड्स के अंदर से रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो ये आपके पार्ट बी और सी हो चुका है। ए हम पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद हम डी पढ़ेंगे। टीचिंग जो है, जो मुझे इन्फो हो चुकी है, अगस्त 31 तक टीचिंग हम करेंगे। मुझे 1-2 मेकअप रखनी पड़ेंगे, वो जिलाबाद से करके मैं स्केड्यूल कर दूंगा, मेकअप रख लेंगे संडे की, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि किसी भी मिस हैप से बेहतर है कि हम पहले अपनी कोर्स को जो है टाइमली फिनिश कर दें। अगस्त 31 तक है, तो अगर पहले फिनिश हो जाता है तो बेहतर है।
क्योंकि सम टाइम अनफॉर्सीन आ जाता है, नेट का प्रॉब्लम आ जाता है, मेरा अगर कोई इशू हो जाए, कोई प्रॉब्लम है, कोई इमरजेंसी हो जाए, मुझे कोई छुट्टी करनी पड़ जाए तो वो कोर्स डिले हो गए, इस वजह से मैं जो है वो मेकअप क्लास रखूँगा और वो आप लोगों के कंसेंसस से ही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करके मैं रख लूँगा, लेकिन वो संडे को होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपकी स्क्रीन के अंदर अगर अब हो तो लास्ट में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़िले अब्बास का नंबर ये आपको सामने शेयर हो रहा है, प्लीज़ आप इनको रिक्वेस्ट भेज दें, जो भी नए हैं, पुराने हैं, ऐड नहीं हुए, ये आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। आप इनसे, ये शुरू क्लास से पढ़ रहे, आप इनसे पूछ सकते हैं क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। गूगल ड्राइव का लिंक भी इनके पास है, वो भी आप शेयर कर लें, और सारे नोट्स और सारी स्लाइड्स उसके ऊपर मौजूद हैं, तो ये आपको बता देंगे। ये अगेन नंबर सामने मौजूद है, ये आपको फर्दर गाइड कर देंगे। ठीक हो गया। अब मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ आज के, जो अगर इफ एनी क्वेश्चंस तो उसको हम देख लेते हैं और आगे मैं उसके आंसर कर देता हूँ जो आज के टॉपिक में आज हमने पढ़े। ठीक है। अच्छा, आइडल प्रोडक्शन है जहाँ पे प्रोडक्शन हो ही नहीं रही होती, कुछ भी नहीं होता, स्टॉप, रुका हुआ है, काम रुका हुआ है। अच्छा काशिफ, इसकी स्लाइड्स में अपलोड कर दूंगा जब ये थोड़ा सा चैप्टर फिनिश हो जाए। ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक जो है वो मैं आपको जो है इसकी स्लाइड फिनिश हो जाएंगे इंशाल्लाह तो अपलोड कर दूंगा। अगर पहले होगी, आज का दिन वाकई मेरा बहुत बिजी है और आज मैं टोटल नहीं इसकी कंप्लीट कर सकूंगा। तो सम टाइम ऐसा होता है कुछ काम करते हुए एडिशनल चीज़ मुझे मिल जाती है, एग्जांपल ज़हन में आ जाती है और वो मैं उसको लिख देता हूँ। जैसे आपके जो फ्लो मेथड, बैच मेथड, ये सारी चीज़ें काफ़ी, अगर आप बुक के अंदर देखें तो ये एग्जांपल्स नहीं है। उन एग्जांपल जैसे ब्रेड्स एंड बन्स की आई बिलीव शायद है, कुछ ऐसी जो नहीं होती हैं तो मैं ऐड कर देता हूँ। तो इस लिहाज से जब चैप्टर के ऊपर वर्क कर रहा होता हूँ तो एडिशनल चीज़ें भी उन स्लाइड्स में ऐड करता हूँ। तो इस वजह से जब तक वो फिनिश नहीं होता तो मैं नहीं ऐड करता। यही वजह है कि आप लोग फिर कंफ्यूज ना हो कि अभी सर ने ये जो अपलोड कर दिए हैं और इसमें जो सर ने पढ़ाया था वो मिसिंग है या वो एडिशनल है। तो इस वजह से बस वेट कर लें, जो ये फिनिश हो जाती है इंशाल्लाह मैं इसको अपलोड कर दूंगा। जो नेक्स्ट आपकी स्लाइड्स हैं, ये कंप्लीट स्लाइड्स हैं इस चैप्टर की, ठीक है। और बाकी जो है वो टाइम टू टाइम इंशाल्लाह जो एडिशन है वो देखते रहेंगे। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है क्लास, अनाउंसमेंट ये है, आज मंडे है एंड दैट्स 20 जुलाई, 20 जुलाई है, और कल 21 है, 22 वेडनेसडे, वेडनेसडे की आपके साथ मेरी जो क्लास होगी वो शायद आपको कोऑर्डिनेशन ने शेयर कर दिया होगा, वो आइंदा से रेगुलर जो है वो 11:30 बजे हुआ करेगी, सिर्फ वेडनेसडे की। मंडे की 9:30 स्टार्ट होगी, 11:30 खत्म होगी। ट्यूसडे की 9:30 स्टार्ट होगी, 11:30 खत्म होगी। जो वेडनेसडे है रेगुलर, जो 22 ऑफ जुलाई है, वो 11:30 बजे होगी। तो वेडनेसडे को डे आफ्टर टुमारो हमारी क्लास जो है वो 11:30 स्टार्ट होगी और आगे भी इसी तरह ही चलेगी। लाइक नेक्स्ट वेडनेसडे 29 है, 29 जुलाई को भी जो है वो 11:30 बजे होगी। तो आने से जितने आगे से जितने भी वेडनेसडे उसमें मेरी क्लास 11:30 बजे होगी। बाकी मंडे ट्यूसडे सेम टाइमिंग है, ठीक है। बाकी फ़ाखरा खानम, थैंक यू वेरी मच बच्चे, ठीक है, थैंक यू वेरी मच कि आपने अप्रिशिएट किया। और इंशाल्लाह जो एडिशनल है वो मैं बता दूंगा, जो चीज़ें हैं, जितना भी नॉलेज है, ताकि आप लोगों को नॉलेज में जो है इजाफा हो सके। मेरा ख्याल है कि और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं क्लास को एंड करता हूँ। कल ERP से आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 ये फर्दर कंटिन्यू करेंगे और होपफुली जो है चैप्टर शायद फिनिश हो जाए, ठीक है। ठीक है क्लास, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आई बिलीव समीर, ये आपके, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन ने सेट किया है तो आपके टीचर से कोऑर्डिनेट कर लिया होगा 11:30 पे। उनकी टाइमिंग फिर चेंज कर दी होगी, क्योंकि आज मेरी शायद क्लास सबसे पहली क्लास है, तो जिसकी वजह से है। वरना समीर जो आपके सर हैं FCMA के, तो वो भी आपको शायद आज आपकी क्लास अगर होती है तो उसमें आपको इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि दैट्स विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन ये टाइमिंग जो है वो अरेंज करके मुझे दी हैं। ऑल्दो मेरा काम था, मुझे जो है उस टाइम मेरी मसरूफियत है जिस वजह से चेंज किए,
तो ये आपके FCMI के सर को पता होगा, वो भी शायद आपको बता दें। ठीक है क्लास, वंस अगेन थैंक यू, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।